Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to new chapter, Dual Nature of Radiation and Matter. ये चैप्टर बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है, ये आपको बुक 2 में मिलेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि ये जो चैप्टर है, जो मॉडर्न फिजिक्स हम डिस्कस करते हैं, उसमें ना ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, मैटर, एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लियर, ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। इसके जो भी पॉइंट्स है या जो भी कंडीशंस है वो आपने 11th स्टैंडर्ड में केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत किया होगा। अगर आपने नहीं भी किया है तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन जो भी कुछ हम डील करेंगे वो सारी चीजें ना आपके ना बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होगा। जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे सडनली नए टॉपिक पे हम नहीं आ जाएंगे, हम पहले ना पुराने कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, उसके बेसिस हम क्या करेंगे, नए टॉपिक पे ये पहुंचेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि ना ये जो पूरा चैप्टर है ना ये डील कर रहा है मेटालिक बॉडी से। मतलब एक मेटालिक बॉडी है, उस मेटालिक बॉडी को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को एमिट कराना है। तो बेसिकली यही मेन फिनोमेनन है। तो अगर मेटालिक बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा है तो फिर क्या क्या फिनोमेनन हमको देखने को मिलता है, उन्हीं चीजों पर फोकस करने की जरूरत है। तो क्या है, सबसे पहले हम ले लेते हैं कि चलो ठीक है, ये ड्यूअलिज्म जैसा हमने बताया कि ये मेटल के बारे में हम डिस्कस करें, तो चलो ठीक है, हमने ले लिया यहाँ पे मेटल। तो जो प्रॉपर्टीज हमको समझना है ना, तो पहली बात जो हमें पता है मेटल के बारे में, तो मेटल जो होता है ना, मेटल के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं। दैट वी नो ना, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटालिक बॉडी में। एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड होते हैं, बराबर। दैट वी नो, करेक्ट। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, सो इलेक्ट्रॉन कहां पे, इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज लूजली बाउंड। ये तो पहला पॉइंट हो गया जो हमको पता है। तो लूजली बाउंड होते हैं तो क्या होता है उससे, है ना, एक तो पहला पॉइंट ही हो गया। दूसरा क्या हो गया ना कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ये फ्री होते हैं टू मूव, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं मूव करने के लिए, तो फ्री टू मूव। बट ये मूव कहां पे करते हैं, मूव थ्रू आउट द लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयंस। ये पॉइंट पे मैं अभी फोकस करता हूं, थ्रू आउट द लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयंस, ठीक है। आपने ये चीज केमिस्ट्री में लर्न किया होगा। लैटिस बेसिकली ना जो आयंस होते हैं ना, पॉजिटिव आयंस, वैसे पॉजिटिव नेगेटिव का भी बन सकता है, NaCl से भी बनेगा। तो लेकिन हम ना सिर्फ पॉजिटिव आयंस का बताते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। तो ये पॉजिटिव आयन होगा, दे आर क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर। फिर नेक्स्ट उसके आगे पीछे ऐसे करके, तो 3D में ना बहुत सारे ऐसे हैं। तो या अगर आपको समझना है तो ये ना बेसिकली ना स्फीयर्स है, स्फीयर्स को हमने ना छोटे छोटे रॉड से क्या किया, कनेक्ट कर दिया एक दूसरे के साथ में। तो वो हो गया लैटिस, इलेक्ट्रॉन उनके बीच में क्या कर रहा है, घूम रहा है। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली उसका मतलब यही होगा, फ्री टू मूव थ्रू आउट द लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयंस। समझ में, मतलब छोटे छोटे स्फीयर्स है, उनको क्या करना, रॉड से कनेक्ट कर दिया, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर दिया। मतलब ऐसे अप एंड डाउन जो भी आजू बाजू सबके साथ में कनेक्ट कर दिया, और एक पूरा ना क्यूब टाइप का स्ट्रक्चर उसमें आप इमेजिन करो। तो इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर घूमने के लिए फ्री है, समथिंग लाइक दैट। तो फ्री टू मूव थ्रू आउट द लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयंस। तो ये क्या होता है, इनको हम क्या कंसीडर करते हैं, एंड कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं जो यहां पे मूव करें। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है ना, वो क्या होता है कि दे आर रेडी टू मूव इन दिस आयन। लेकिन ना ये ना, जैसे कभी आप समझ लो ये मेटल सरफेस है, बराबर, ये मेटल सरफेस मैंने ले लिया। तो ये क्या करते हैं ना, इस मेटल सरफेस के अंदर ही वो मूव करेंगे। समझ में आ रहा है, इस मेटालिक बॉडी के अंदर ही मूव करेंगे, मेटालिक बॉडी से बाहर नहीं आती है। दे डोंट कम आउट ऑफ द मेटालिक बॉडी, वो ना लैटिस के अंदर ही मूव करेंगे, थ्रू आउट द लैटिस दे विल मूव, बट ना दे विल नॉट कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस। तो अब क्या है ना कि हमको ना इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालना है। तो व्हाट शुड वी डू इन दैट केस, कि अगर हमको इलेक्ट्रॉन से बाहर, तो पहला प्रॉब्लम ये है कि ना ये बाहर क्यों नहीं निकलता है। पहला पॉइंट तो ये है कि ना ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर क्यों नहीं निकलते, कि ये मेटल सरफेस में तो घूम रहेगा, फ्री है मेटल सरफेस के अंदर घूमने के लिए, तो बाहर क्यों नहीं घूम सकता वो। तो उस पॉइंट के लिए क्या बोल रहे हैं कि इफ, है ना, एक सिंगल, आप ऐसा इमेजिन करो किसी मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, है ना। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो ऐसे इमेजिन करो, ये ना मेटल सरफेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इफ अ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, comes out from metal surface, comes out from metal surface, ठीक है। तो क्या होगा उस केस में, it acquires, मतलब मेटल सरफेस, it acquires equal
amount of positive charge, correct? Equal amount of positive charge, है ना? तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन से बाहर निकलेगा, यहां पे क्या होगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, मतलब ना वो जो वैकेंसी क्रिएट हुआ वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो गया, समझ में? अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज ना, जैसे अब यहाँ पॉजिटिव हो गया, इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, तो जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसी को क्या कर लेगा, ड्रैग कर लेगा. It acquires equal amount of positive charge and pulls back electron. समझ में आया? तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा ना कि कितना प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर आने का, है ना? ये जो सिनारियो ना बहुत सिंपल सा है, आपने डे टू डे लाइफ में इसको एक्सपीरियंस किया होगा कि लाइक ना, अगर आप ना घर से जा रहे हो आपके फ्रेंड से मिलने के लिए, तो यू हैव ऑलवेज स्पेंड 2-3 आवर्स आपने बात करते हुए बिता दिए, ठीक है? यू हैव ऑलवेज स्पेंड 2-3 आवर्स, बट क्या होता है ना, एट द एंड ऑफ दैट टाइम फ्रेम आपने डिसाइड किया कि अब मुझे घर पे वापस आना है. तो जैसे आप जाने लगते हो ना, आपका फ्रेंड आपको रोकता है, अरे ठीक है ना यार, क्या करेगा घर पे जाके, पढ़ेगा क्या, अब अकेले पढ़ने वाला हो गया तू, हाँ अब इतना स्कॉलर हो गया, अब तू जाके पढ़ाई करेगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? तो वो ना कुछ वैसा ही कंडीशन है कि जब तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोई इशू नहीं है, जैसे इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस क्रिएट, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, उसको पुल बैक करेगा. तो जैसे आप ना डिटैच होते हो आपके दोस्त से, आपका दोस्त वापस आपको क्या करेगा, रिस्टोर करेगा कि अरे नहीं, कहां जा रहा है यार, मैं भी तो बात कर रहा हूं, मेरा भी तो टाइम वेस्ट हो रहा है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है? कुछ वैसा ही कंडीशन यहाँ पे होता है. बट क्या होता है ना कि अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो पूरे लाइफ टाइम तक ऐसे बात करते रहेंगे, कुछ तो होगा ना, कोई तो ऐसा सिनारियो होगा जब ना वो आपका वो फ्रेंड क्या करेगा, या आप अपने आप को डिटैच कर सकते हो अपने फ्रेंड से, तो वो क्या होगा, उसके लिए ना आपको एक्सटर्नल सोर्सेस की जरूरत है, एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत है. किस फॉर्म में हो सकता है, आपके ना मॉम का बहुत अर्जेंट कॉल आ गया, या बहुत इमरजेंसी है कि नहीं ना तुमको घर पे पहुंचना ही है, या हो सकता है ना आपने कोई चीज ना ऑर्डर किया होगा, अब उसका ना डिलीवरी का टाइम आ गया ना, एंड पर्सन कॉल कि ठीक है ना, मैं ना आपके ना गेट पे खड़ा हूं या आपके बिल्डिंग के पास में खड़ा हूं, यू कम एंड कलेक्ट, तो उस टाइम में मुझे जाना ही पड़ेगा. तो वो क्या होगा, हो गया एक्सटर्नल, वो एक्सटर्नल एजेंसी हो गया, एक्सटर्नल सोर्स हो गया, एक्सटर्नल एनर्जी हो गया, यू कैन से. तो ये क्या बोल रहा है, इफ एक्सटर्नल एनर्जी इज गिवन, सो इफ एक्सटर्नल एनर्जी, यही एक ऑप्शन दिख रहा है ना, नहीं तो फिर क्या डिटैच नहीं होगा ना. सो इफ एक्सटर्नल एनर्जी इज गिवन टू मेक एन इलेक्ट्रॉन, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे करके सारे इलेक्ट्रॉन्स को, मेक एन इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है? तो ये क्या बोल रहे हैं कि वो जो एनर्जी आपने दिया है ना एक्सटर्नल, उसको हम बोलेंगे इंसिडेंट एनर्जी, इंसिडेंट एनर्जी, समझ में आया? अच्छा, एक और चीज होता है कि ये जो ना पुल बैक कर रहा है ना, इस पॉइंट को ही हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बैरियर बोलते हैं, है ना? इसको हम बोलते हैं सरफेस बैरियर, ये सरफेस बैरियर है, समझ में आ रहा है? तो इतने डिटेल में नहीं, जस्ट इन चीजों को समझने की जरूरत है, क्योंकि ना जब हम ना चीजों को डिटेल में करेंगे ना, जब चैप्टर के अंदर करेंगे, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम ना क्यों किसी पर्टिकुलर कंडीशन को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? या हम एक पर्टिकुलर कंडीशन को अगर ऑब्टेन करें तो क्यों ऑब्टेन करें, तो ये सारे सिनारियो को हम ओवरकम करके तब हम उस सिचुएशन पे पहुंचेंगे, है ना? तो अब एक्सटर्नल एनर्जी इज गिवन टू मेक एन इलेक्ट्रॉन फ्री फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है, तो आपने ना इंसिडेंट एनर्जी दिया, मतलब एनर्जी प्रोवाइड किया, दैट एनर्जी इज कॉल्ड द इंसिडेंट एनर्जी. तो अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये जैसे आपने एनर्जी दिया वैसे ही क्या करेगा, एमिट करेगा, उसका भी तो कुछ लिमिट होगा ना. फॉर एग्जांपल हो सकता है कि मॉम ने कॉल किया कि ठीक है बेटा अभी ना तुम घर पे आ जाओ, ठीक है, और ना हो सकता है ना मॉम ने जस्ट जनरली कॉल किया कि आप घर पे आ जाओ, अब आप जाने की कोशिश कर रहे हो, वो कॉल का उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहा. हो सकता है ना कि मॉम ने कॉल किया, मतलब दैट्स लाइक अ एक्सटर्नल एनर्जी, बट उस एनर्जी का उतना इफेक्ट नहीं रहा, आप घर पे जाने के मूड में नहीं होगी, ठीक है छोड़ जाने दो यार, मॉम ने बोला है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चल जाएगा, मैं बात कर सकता हूं अभी भी, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी है, ठीक है. बट क्या होता है, हो सकता है शायद ना कि डैड के आने का टाइम हो गया, या हो सकता है डैड ना सडनली आने वाले हैं, तो मॉम ने कॉल करके बोला देख तेरे डैड ना पे सडनली आने वाले हैं, तो अभी तू वापस आ जा, तो ये वो कंडीशन होगा जिसपे आपको घर जाना ही पड़ेगा, समथिंग लाइक दैट. या हो सकता है कि आपको ना कोई अर्जेंट काम आ गया है जिसमें आपको जाना ही पड़ेगा, एक रिक्वायरमेंट है ना कि मतलब मॉम आपको ना, हो सकता है मॉम ने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करी है कि बेटा अभी आ जाइए प्रॉब्लम है, अभी आ जाइए प्रॉब्लम है, वैसे करके बहुत सारे प्रॉब्लम्स मॉम ने काउंट कराए, तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम काउंट कराया मॉम ने, तो आपको लगा कि हाँ ये पर्टिकुलर थिंग के लिए तो मुझे जाना ही पड़ेगा, तो समथिंग लाइक दैट. वैसा ही कुछ कंडीशन यहाँ पे है कि जैसे ना मेटल सरफेस को हम एनर्जी देते हैं, तो वो क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है, पर्टिकुलर एनर्जी पे क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, जस्ट एमिट करेगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक और चीज देख लो कि ना हमारे पास दो कंडीशन लेना, दो फिजिक्स, एक है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है.
मतलब इनमें हम क्या करेंगे, हम ना एटम, मॉलिक्यूल, न्यूक्लिया, इनके बारे में डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होता है कि जो एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं ना, एनर्जी है ना, तो एनर्जी, या आप ले लो यहाँ पे यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी की यूनिट होगी उसको हम लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलता हूं इसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, हमारे टर्म में समझने के हिसाब से, है ना। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इतनी होगी। तो आप ना जब यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करो तो आप बेसिकली मेटालिक सरफेस को प्रोवाइड करो, किस फॉर्म में प्रोवाइड करोगे आप, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। सो जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि चलो ठीक है, आपने ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अप्लाई करना स्टार्ट किया, आपने 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, तो ऐसे ना आगे बढ़ते बढ़ते चले गए, मान लो कि ये वैल्यू आप पहुंच गया 1.1, मैटर बहुत सीरियस हो गया, अभी भी कोई इंपैक्ट दिख नहीं रहा है, हो सकता है 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे क्या होगा, उस मेटल ने जस्ट इलेक्ट्रॉन को एमिट किया, तो ये जो एनर्जी होगा ना, इस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, है ना, ये है मिनिमम एनर्जी, ये है मिनिमम एनर्जी, जिस पर हमें इफेक्ट दिखाई दे रहा है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि मिनिमम एनर्जी एट विच इलेक्ट्रॉन विल जस्ट एमिट, सो मिनिमम एनर्जी एट विच इलेक्ट्रॉन विल जस्ट come out or emit from metal surface, ठीक है, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, is called as work function, ठीक है। so minimum energy at which electron will just come out or emit from metal surface is called the work function। यहां पे वो मिनिमम एनर्जी, ये वर्क फंक्शन की वैल्यू है, ये हो गया वर्क फंक्शन, समझ में आ रहा है, ये हो गया वर्क फंक्शन। किसका वर्क फंक्शन होगा, उस मेटल का होगा, ठीक है। ये वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं किससे, फाई नॉट से। तो ये ना किसी एक मटेरियल के लिए ना फिक्स होता है, समझ में आ रहा है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये ना दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब ना मटेरियल का नेचर कैसा है। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशन ऑफ सरफेस, कंडीशन ऑफ मेटल सरफेस, मतलब मेटल सरफेस का कंडीशन कैसा है ना, उसके ऊपर डिपेंड करता है, कंडीशन ऑफ मेटल सरफेस, समझ में आया। तो ये ना छोटी छोटी बातें जो हमको समझ में आना चाहिए। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है ना, तो ये बोल रहे हैं फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ ना, फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन बोलते हैं। द फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका होता है इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो अब हम ना यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन एमिशन वाली टर्म से इस चैप्टर में कंप्लीटली एंटर कर गए हैं, ठीक है। तो ये ना बेसिक कॉन्सेप्ट है जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, जिसको हम ना टाइम बाय टाइम ट्राई करेंगे इन चीजों से लिंक करने के लिए, जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, इलेक्ट्रॉन एमिशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन के लिए अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें ना 4 मेथड्स हमारे पास, 4 मेथड, ठीक है। सो जिनको हमें फोकस करने की जरूरत है, तो उनके ऊपर ना एमसीक्यू में क्वेश्चंस आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, ठीक है। और उसके बाद जो पूरा चैप्टर है ना, उसमें से एक मेथड है जिसके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो जो फर्स्ट मेथड है फॉर द इलेक्ट्रॉन एमिशन उसको हम बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन, ठीक है, थर्मियोनिक एमिशन, ये फर्स्ट मेथड हो गया। जो सेकेंड मेथड है वो है, उसको आप बोलोगे फील्ड एमिशन बोलेंगे अपन, फील्ड एमिशन, इसका एक और नाम है, तो उसको हम बोलते हैं कोल्ड कैथोड एमिशन, ठीक है, कोल्ड कैथोड एमिशन, कोल्ड कैथोड एमिशन। अब जो थर्ड पॉइंट है उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये जो पॉइंट है इसके ऊपर हमारा पूरा चैप्टर अभी डिपेंड रहेगा, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, ओके। अब जो लास्ट है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन, सेकेंडरी एमिशन। अब इनको ना 1-1 करके हम डिस्कस करते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। सो अगर हम पहला बात करें थर्मियोनिक एमिशन, तो थर्मियोनिक एमिशन में क्या बोलते हैं कि आप ना एक मेटल सरफेस ले लो, ठीक है। तो यू टेक अ मेटल सरफेस, हमने ले लिया, चलो एक मेटल सरफेस ले लिया, है ना, ये है मेटल सरफेस। अब क्या करना है,
इस मेटल सरफेस को हमें हीट करना है ना, इस मेटल सरफेस को हीट करो, ठीक है। सो मेटल सरफेस है, क्या हो गया, हीटेड। तो हीट करने से क्या फर्क पड़ता है, व्हेन मेटल सरफेस इज हीटेड थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल विल इंक्रीज, है ना। तो थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, थर्मल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ठीक है। थर्मल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और उसके बाद क्या होगा कि एट सफिशिएंट थर्मल एनर्जी, देखो अभी ना जैसे मैंने बताया वर्क फंक्शन ना, वर्क फंक्शन अगर आपको याद होगा तो आप ना प्रोवाइड कर रहे हो एनर्जी, एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जब ना एनर्जी हमने प्रोवाइड किया वो वर्क फंक्शन के इक्वल हो गया, वर्क फंक्शन। तो इस मेटल के वर्क फंक्शन के जैसे इक्वल हो जाएगा तो हो सकता है उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए, समझ में आ रहा है ना, मतलब मिनिमम एनर्जी एट विच इलेक्ट्रॉन विल जस्ट एमिट। तो ये क्या होगा कि इसका जो मेटल नॉर्मल प्रॉपर्टी, मतलब इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास होगा तो उसको एमिट करेगा। तो ये बोलता है कि एट सफिशिएंट थर्मल एनर्जी, एट सफिशिएंट थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स जस्ट एमिट, कहां से एमिट करेंगे, फ्रॉम मेटल सरफेस, समझ में आ रहा है। तो एक पर्टिकुलर थर्मल एनर्जी होगा, मतलब आप हीट करो, एक सर्टेन थर्मल एनर्जी पे क्या होगा, या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपने प्रोवाइड किया, उस पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो और जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स, सो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको ना हम क्या पढ़ते हैं, उनको या तो हम पढ़ते हैं थर्मियॉन्स इस केस में, और उनको हम पढ़ते हैं थर्मो इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आ रहा है। या तो हम उनको थर्मियॉन्स बोलेंगे या तो हम उनको थर्मो इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, क्यों, क्योंकि वो थर्मल एनर्जी की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो फिल्म एमिशन और कोल्ड कैथोड एमिशन, ये बहुत बेसिक टेक्निक है जो आपने ना इसके पहले लर्न किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट लेवल में देख रहे हैं कि ये ना आपने क्या किया, ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बराबर। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बीच में हमने क्या किया था, मेटल सरफेस को रख दिया, जिस मेटल से क्या करना हमको, ये इलेक्ट्रॉन एमिशन देखना है। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो तो यहाँ पे ना ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, बराबर। चलो ठीक है, हमने क्या मान लिया कि ये जो मेटल सरफेस है आपने यहाँ पे ना वन जो भी रहेगा यूनिट आपने दिया, इसका यूनिट क्या होता है, जो वोल्ट पर मीटर होता है, मतलब 1 वोल्ट पर मीटर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। तो 1 वोल्ट पर मीटर हो सकता है ना, ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये इलेक्ट्रिक इंडक्शन का इफेक्ट आपको दिखाई दे, इलेक्ट्रिक इंडक्शन का इफेक्ट आपको दिखाई दे, मतलब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ चले गए, ठीक है, ऐसा हो सकता है, मेरा ऐसा असम्पशन है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि ना अगर मान लो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे के पूरे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ना एकदम एक्सट्रीम एंड पे आ गए, बट अगर उससे ज्यादा हमने अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन मेटल से क्या होगा, बाहर आएगा, समझ में आ रहा है। तो ये वही बोल रहे हैं कि मेटल सरफेस हमने क्या ले लिया, ये मेटल सरफेस है, बराबर। फिर क्या बोला इन्होंने, सब्जेक्टेड टू वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। सो मेटल सरफेस, इसको क्या क्या पुट कर दिया, तो मतलब सब्जेक्टेड टू वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या कहता है, इनको रख दिया वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से ना 10⁻³ टू 10⁸ वोल्ट पर मीटर, ये ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेंज आप मान लो, मतलब इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में क्या कहता है, इनको रखा हुआ है। तो इस इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा तो ये जो मेटल सरफेस है वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, समझ में आ रहा है। बट ये जो मेथड है ना हम ज्यादा फॉलो नहीं करते, क्यों ज्यादा फॉलो नहीं करते, क्योंकि ये मेथड ना डेंजरस है एंड लेस एफिशिएंट है, मतलब जितना हमको इफेक्ट चाहिए वो हिसाब से नहीं मिलता हमको, है ना। डेंजरस किस हिसाब से हो गया, हो सकता है ना कि ये जो चार्ज एमिट हो रहे हैं ना, इनका लीकेज वगैरह ज्यादा हो गया, पोटेंशियल इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो किसी के ना कांटेक्ट में अगर आ गया तो उसकी वजह से बंदे की डेथ भी हो सकती है, समझ में। इसके लिए बहुत ज्यादा सेफ्टी मेजरमेंट्स की जरूरत है, तो इसलिए ये ना इतना ज्यादा एफिशिएंट भी नहीं है, और प्लस एफिशिएंट इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं, मतलब इसका इतना इफेक्ट दिखता नहीं हमको, इससे ना उतना ज्यादा करंट ड्रॉ नहीं कर पाते जितना हमको चाहिए, और प्लस क्या होता है ये डेंजरस भी है, तो इस हिसाब से ये इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते। तो फील्ड एमिशन समझा, जब आप वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर में आपने मेटल सरफेस को रख दिया तो क्या होगा, एट वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स विल एमिट फ्रॉम द मेटल सरफेस सब्जेक्टेड टू वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होगा, वो पॉइंट मैंने लिखा नहीं है ना, तो आप वो लिख लेना कि इसके नीचे आप अगर लिखना है तो लिख लो कि एट वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट ऑफ द मेटल, ठीक है।
और फिर क्या होगा, आपको ये इलेक्ट्रॉन एमिशन दिखेगा। सो अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या बोल रहे हैं कि आपको लेना है ना फोटो सेंसिटिव मटेरियल लेना है। तो जैसे आपने ये मटेरियल ले लिया, ठीक है, ये प्लेट ले लिया, फोटो सेंसिटिव प्लेट ले लिया, इसके ऊपर आपने क्या करना, लाइट इंसिडेंट करा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आपने फिर बताया यहां पे कि ये कौन सा मटेरियल हम यूज करेंगे, फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस। फिर क्या करते हो, इसको एक्सपोज किया ना, एक्सपोज मतलब ना इसको रखा अंडर, एक्सपोज अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अंडर में इसको रखा। और क्या होता है इसकी वजह से, जब इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का अंडर रखेंगे, और एक और चीज होता है, एट सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा होनी चाहिए, हाँ, सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी। ये पॉइंट आपको बाद में समझ में आ जाएगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, मतलब एक सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी क्यों होनी चाहिए। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक ही होगा, अगर उससे कम होगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने वर्क फंक्शन लिया ना, तो मतलब वर्क फंक्शन से कम होगा अगर एनर्जी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे फ्रीक्वेंसी में भी होता है कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम होगा अगर फ्रीक्वेंसी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये फोटो सेंसिटिव मेटल सरफेस एक्सपोज अंडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एट सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड है ना, तो ना इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए ना, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। वी कॉल दीज इलेक्ट्रॉन्स एज फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और उनके वजह से जो करंट मिलता है उसको हम बोलते हैं फोटो करंट। तो हमारा जो है ना, जो बाकी जो पूरा डील होगा इसके ऊपर ही होगा, हम ना फोटो करंट के बारे में ही डिस्कस करेंगे अलग अलग सिनारियो के लिए। अब हम आ जाए लास्ट वाले पॉइंट पे। जो लास्ट वाला पॉइंट है ये तो ना बहुत ज्यादा मतलब कि लॉजिकल टर्म है कि चलो ठीक है, अगर आपने ऐसे इमेजिन किया मेटल सरफेस है बराबर, यहां से कोई एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो एकदम मस्त काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ में आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी इसका क्या है, बहुत हाई है। जैसे आगे ना मेटल सरफेस को स्ट्राइक करेगा है ना, तो ये क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन लॉस्ट। सो मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होगा इज लॉस्ट, ठीक है। सो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाएगा। तो अब क्या होता है कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड बाय, कौन यूज करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है। जो मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन है वो यूज करेगा एंड एमिट्स, ठीक है, फ्रॉम मेटल सरफेस। समझ में आया? ये तो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा प्रॉपर नहीं मैंने बताया, लेकिन फिर भी आपको समझ लेना है कि जो यहां से काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, वो जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके काइनेटिक एनर्जी से वो स्ट्राइक करेगा, काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा। तो जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा ना, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वो जैसे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी वो कहां पे चला गया, वो अपने काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा जिस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक हुआ उसके पास। तो वो जो इलेक्ट्रॉन जिसको स्ट्राइक किया उसने काइनेटिक एनर्जी गेन कर लिया, उससे एनर्जी गेन कर लिया, वो एनर्जी को यूज करेगा अपने काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो वही होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी यूज्ड बाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस एंड एमिट्स फ्रॉम मेटल सरफेस। और मेटल सरफेस से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये ना चार मेथड है जिससे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एमिशन को क्या करना है, डिस्कस करना है। बट उसमें से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। समझ में आ रहा है? तो अब इन चीजों को हम ना अंडरस्टैंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ वन एक्सपेरिमेंट। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, वो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो ये हमने लिया है, ग्लास ट्यूब है, इसको हम बोलते हैं इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। तो ये है इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, मतलब ये वैक्यूम क्रिएट करना है इसके अंदर, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। और ये वैक्यूम के अंदर जो भी सारी चीजें, तो अब ये क्या कर रहे हैं, यहां पे एक ना मेटल प्लेट लगाते हो आप, ठीक है। ये एक्चुअल में ना फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट है। ये क्या है, फोटो सेंसिटिव, क्योंकि ना फोटो इलेक्ट्रिक वाला अगर आपको याद होगा ना, इलेक्ट्रॉन एमिशन हमने कहा था ना, फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट। अब इसके बाद क्या होता है कि ये जो यहां पे होता है, एक हम सोर्स ऑफ लाइट लेते हैं, ये मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट होगा, मतलब यहां से लाइट ना इंसिडेंट होगी इसके ऊपर। समझ में आ रहा है? तो ये कौन सा होगा, ये होगा मोनोक्रोमैटिक सोर्स, ये
होगा मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट। सो मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट का मतलब ना आपको ये समझने की जरूरत है कि ये ना मोनो मतलब सिंगल हो गया, क्रोमैटिक मतलब वेवलेंथ हो गया। सिंगल वेवलेंथ का मतलब नहीं कि सिर्फ एक सिंगल वेव, वैसा नहीं है। सिंगल वेवलेंथ मतलब एक पर्टिकुलर कलर, मतलब एक पर्टिकुलर कलर, मतलब ना रेड कलर हो गया, फिर वायलेट होगा, इंडिगो, जो विबग्योर वाला है ना, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ठीक है, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो रहेगा बेसिकली सीक्वेंस में आप जा रहे हो। सो वो पर्टिकुलर पार्ट है, वो हो गया आपका लाइट। तो उसमें कोई एक कलर आपने सिलेक्ट कर लिया होगा मोनोक्रोमैटिक। तो जैसे आपने बल्ब ले लिया है, रेड कलर का बल्ब ले लिया है तो मतलब वो मोनोक्रोमैटिक हो गया। आपने येलो कलर की लाइट ले लिया है तो मोनोक्रोमैटिक होगा। ग्रीन कलर का लाइट ले लिया है बल्ब का, बल्ब जो लाइट इमिट कर रहा है वो मतलब वो हिसाब से कर देगा तो मोनोक्रोमैटिक सोर्स हो गया। तो मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, यहां से लाइट क्या होगा, इंसिडेंट होगा। समझ में आ रहा है। और ये जो है इसको ना हम बोलते हैं क्वार्ट्ज विंडो बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वार्ट्ज विंडो, ठीक है। ये हो गया क्वार्ट्ज विंडो, ओके। अब क्या करना है, अब ये जो है ना, ये प्लेट को ना इंडिकेट करते हैं हम सी से। इसको जब आप ये सी आपने नोटेशन दे दिया, यहां पे एक प्लेट और होता है, इस प्लेट को हमने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल ए से, ठीक है। तो प्लेट सी पे क्या होगा ना, लाइट इंसिडेंट होगा, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, एंड व्हाट डू वी कॉल दोस इलेक्ट्रॉन्स, सिंस ये लाइट की वजह से हो रहा है, लाइट मींस फोटो, सो फोटो की वजह से हो रहा है, दैट्स व्हाई जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसको बोलेगा फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब क्या करना है, इन पॉइंट्स को लेके आ जाओ आप यहां पे, ठीक है। तो ये जैसे एक टर्मिनल्स है, इन टर्मिनल्स को आप क्या करो, कहीं पे ज्वाइन कर दो। तो जहां पे ज्वाइन कर रहे हो वो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये क्या बोल रहे हैं कि जहां पे आप ज्वाइन करो, आप ऐसे 6 डॉट्स बना लो, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये जो सेंटर वाले पॉइंट्स है इनको हमने एक्सटेंड कर दिया है। सो ये क्या बोल रहे हैं, जो कंडक्टिविटी वगैरह जो भी होगा उसमें क्या करना है अपने को, उसमें जो भी करंट होगा वो करंट ये मेजर करेगा। तो ये ना करंट बहुत कम जनरेट करता है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इट विल जनरेट। वो करंट का ऑर्डर होगा माइक्रो के टर्म में, तो ये ना माइक्रो अमीटर हो गया एक हिसाब से, ठीक है। अब ये जो है, जो पोटेंशियल की वैल्यू आपको मेजर करनी है कि ना कितना पोटेंशियल ये सर्किट के अंदर अप्लीकेबल है या कितना अप्लाई किया हुआ है। तो पोटेंशियल अगर आप मेजर कर रहे हो तो वो वैल्यू आपने यहां पे कर दिया वोल्ट मीटर कनेक्ट करके, ठीक है। तो दिस इज द वोल्ट मीटर, अंडरस्टूड। अब ये क्या बोल रहे हैं, अब इसको हम थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करते हैं। तो यहां पे क्या होगा, आप इसको ना रियोस्टेट से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ऐसा डायग्राम आपको काफी जगहों पे मिल जाएगा। डायग्राम देखो, काफी सारी जगहों पे आप देखोगे कि डायग्राम का पैटर्न ना थोड़ा सा चेंज फॉर्मेट में भी आपको मिलेगा, तो कोई इश्यू नहीं है ना। तो ये हो गया आपका रियोस्टेट, ठीक है। तो रियोस्टेट में क्या होता है, अपर टर्मिनल लोअर टर्मिनल है, तो बेसिकली ना ये कॉन्सेप्ट ना कुछ उससे लिंक्ड है। तो ये रियोस्टेट आपने यहां पे ऐसे कनेक्ट कर दिया, करेक्ट। अब क्या करना है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं पावर सप्लाई से। सो विल कनेक्ट द पावर सप्लाई, हो गया फाइनल टर्म, है ना। तो अभी आपने इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। तो ये क्या है कि मेनी सोर्सेस यू कनेक्ट, जैसे ना बहुत सारे, मतलब इट शुड बी अ बिग पावर सप्लाई। तो इसके लिए आप क्या कर दो, मल्टीपल ये आप सेल्स का डायग्राम या बैटरी का डायग्राम आप ड्रॉ कर लो। तो इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप ना पोटेंशियल को हाई लो जितना करना है आप उससे हिसाब से कर सकते हो। तो ये आपका ना सर्किट डायग्राम होगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट को आप ऐसे कनेक्ट कर दो, इसको क्या है ऐसे दिखाओ कि ये कनेक्टेड नहीं आपस में, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब हमें ना इस डायग्राम को पहले अंडरस्टैंड करना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग डायग्राम वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो वोल्ट मीटर के इस साइड से आ रहा, मतलब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल जिस टर्मिनल को पहले अप्रोच करेगा, जिस साइड को पहले अप्रोच करेगा वोल्ट मीटर का, वो सेम पोलैरिटी वो गेन करेगा। और सेम चीज वो ये इसके लिए भी होगा माइक्रोमीटर का। अगर इस साइड से आप जाओगे तो यहाँ पे होगा ये नेगेटिव हो गया और ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव हो गया। देखो अब समझना है इसमें क्या है कि आप अगर ना लॉजिकली देखो ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसका पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। ये यहाँ पे ऐसे जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल होगा। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटर। तो अभी कम्यूटेटर का काम क्या होता है, देखो कम्यूटेटर का जो जॉब है ना बहुत सिंपल टर्म में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो कम्यूटेटर क्या करता है ना, वो एक स्विच होता है, स्विच को ऊपर करोगे तो ना करंट का डायरेक्शन अलग होगा, जैसे डाउन करोगे करंट का डायरेक्शन अलग होगा। तो कम्यूटेटर इज यूज्ड टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ में आ रहा है, मतलब आप ना पूरा सेटअप चेंज करने की बजाय आप खाली स्विच को ऊपर नीचे कर दो, सारी चीजें सेट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूं कि आप इमेजिन करो जैसे कि ना ऐसा होता है कि कोई एक फैक्ट्री है जहां पे ना बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग डे टाइम ना दे वांट कि ना जो अंदर हीट जनरेट हो रहा है वो बाहर जाए, सो दैट दे कैन फील लिटिल गुड, यानी तो उनको थोड़ा सा ना ये सफोकेशन जैसा फील नहीं हो। समझ में आ रहा है। तो ड्यूरिंग डे टाइम आई एम टेलिंग कि दे आर वर्किंग एंड दे वांट कि अंदर का जो हीट एनर्जी दैट शुड गो आउटसाइड। तो वो जितने भी एग्जॉस्ट फैन लगे ना वो चाहते कि एग्जॉस्ट फैन ना इस तरीके से वर्क करे
कि ना पूरा एयर ना बाहर की तरफ जाए। तो उसके लिए आपको रूल बहुत सिंपल सा है कि अगर आप मान लो ना जो भी है राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से, स्क्रू रूल के हिसाब से आप कर सकते हो कि अगर मान लो कि आपको ना यहाँ पे आपके हिसाब से मैं बताता हूं कि अगर ये थंब इधर है तो मतलब अगर ना फैन अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट, ये एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा तो एयर आपकी तरफ आएगा, और अगर क्लॉकवाइज में रोटेट होगा तो एयर बाहर की तरफ। तो मतलब सारे ब्लेड्स है ना क्लॉकवाइज में रोटेट होने चाहिए, सो दैट ना जो फैक्ट्री है उससे बाहर जाएगा एयर। तो डे के टाइम में क्या होगा ना, सफोकेशन नहीं होगा। अब ड्यूरिंग नाइट ना वो क्या करते हैं, फैक्ट्री को लॉक करके काफी सारे वर्कर्स होते हैं वहीं पे रुकते हैं, तो अब उनको ना वेंटिलेशन भी तो चाहिए ना। तो ऐसे केस में एयर कहां से आएगा, अभी एयर बाहर से अंदर आना चाहिए। तो अब ना वो नया एग्जॉस्ट फैन तो लगाएंगे नहीं, वो क्या करेंगे उसी स्विच को ना पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो अब क्या होगा, जो ना क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा था ब्लेड्स, अब वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा। तो अब बाहर से एयर किधर आएगा, अंदर की तरफ आएगा। तो वो जो स्विच है ना उसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटर। तो कम्यूटेटर क्या करेगा ना, वो पोलैरिटी को ऑटोमेटिकली चेंज कर देता है। तो अभी देखते हैं कि कैसे होता है इस केस में। तो अगर आप मान लो जैसे ना अभी ये है बराबर, ये दिख रहा है आपको। अब ना जैसे ये स्विच है, अब ये स्विच ना अगर यहाँ पे कनेक्टेड हो गए, जैसे आप स्विच को ऐसे ऊपर लोगे, जैसे ऊपर लोगे ना तो ये जो दो वायर, जैसे आपने मान लो स्विच को ऐसे ऊपर लिया तो ये शिफ्ट होकर ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, और नीचे लिया तो ये शिफ्ट होकर ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे। समझ आ रहा है? तो ये डॉट यहाँ पे कनेक्ट होगा और ये डॉट यहाँ पे कनेक्ट, दिस पॉइंट विल गेट कनेक्टेड ओवर हियर, दिस पॉइंट विल गेट कनेक्टेड ओवर हियर। तो अब बहुत ध्यान से देखो कि अगर ये ऐसे लिंक हो जाता है, अगर ये ऐसे लिंक हो जाते हैं तो ये पॉजिटिव है, तो जो आपका प्लेट सी है ये क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जो ये दूसरा प्लेट ए है वो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, अगर आपने स्विच को ऊपर ले लिया। करेक्ट। अब ये बोल रहे हैं कि आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, आप इसको नीचे ले लेते हो तो मतलब इट विल गेट कनेक्टेड लाइक दिस। अगर ऐसे कनेक्ट हो गया तो अब देखो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इसको कनेक्टेड है, यहां पे क्या होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, क्या एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो प्लेट ए है ना दैट कैन बी मेंटेन एट पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सी विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कम्यूटेटर। तो हम कम्यूटेटर के हेल्प से ऐसा कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट पे। तो देखो यहाँ पे जो मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट है, तो हमें ना 3 पैरामीटर यहाँ पे ध्यान देने हैं। एक तो हो गया ये पोटेंशियल जो आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, बराबर, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको आप वेरी कर सकते हो। इसको आप पॉजिटिव सेंस में भी वेरी कर सकते हो, नेगेटिव सेंस में भी वेरी कर सकते हो। ये पॉजिटिव सेंस में कब वेरी होगा, जब ना ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है? जब ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा तब ये पॉजिटिव सेंस में वेरी हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। जब ना आप इसको नेगेटिव कर दोगे, इसको आप पॉजिटिव कर दोगे तो नेगेटिव सेंस में वेरी होने लगेगा। मतलब प्लेट ए के पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में हम सारी चीजों को डिसाइड करें। मतलब प्लेट ए का पोटेंशियल पॉजिटिव का मतलब आपने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है, प्लेट ए का पोटेंशियल नेगेटिव का मतलब आपने नेगेटिव पोटेंशियल दिया है, उस हिसाब से आपको चलना है। ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, तो एक तो ये आपको पैरामीटर चेंज करना, दूसरा जो सोर्स ऑफ लाइट है ना, यहां पे 2 चीजें है ना। एक जो होता है लाइट का इंटेंसिटी होता है, क्लियर, और जो दूसरा पॉइंट है वो होता है फ्रीक्वेंसी। क्लियर। और आपको ये याद रखना है कि जब ना इंटेंसिटी वेरिएबल, या मैं ऐसे कर देता हूं ये वाला पॉइंट, ठीक है, अब ऐसे देख लो कि जब ना इंटेंसिटी ना वेरिएबल होगा तब फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है। और इन्हीं पॉइंट को आगे भी लेंगे तो हमें तो, और जब ना इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखना। समझ आ रहा है? अब ना अगर आपको प्रैक्टिकली समझना है कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं तो वो पॉइंट को देख लेते हैं। तो आप ऐसे इमेजिन करना, हमने बल्ब, जैसा आप ना अगर इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे अगर आप जाते हो तो आप ना बल्ब के लिए बोलते हो कि मुझे एक बल्ब चाहिए, एलईडी बल्ब या जो भी बल्ब है, वो बंदा आपको एक क्वेश्चन पूछता है ना, कितने वॉट का, बराबर। तो अगर आपने बताया चलो कि मुझे ना 40 वॉट का चाहिए, फिर वो बोला ना 40 वॉट का मत लेके जाओ, आप ना 60 वॉट का लेके जाओ, ये ना बहुत बेटर है। तो दोनों में क्या फर्क है, ये 40 वॉट और 60 वॉट में, तो क्या होगा ना, जो ब्राइटनेस अगर आप कंपेयर करोगे तो इसकी ब्राइटनेस क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। इसकी ब्राइटनेस हाई होगी और इसकी ब्राइटनेस क्या होगी, लो होगी। तो ब्राइटनेस लो और हाई का मतलब ही हो गया इंटेंसिटी, मतलब इसकी इंटेंसिटी लो होगी और इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको मानना है तो मान लो कि ना इंटेंसिटी किसका है, 40 वॉट का, और ये इंटेंसिटी कितना है, 60 वॉट का, तो इसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, 60 वॉट वाली की इंटेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आप ना कितने भी बल्ब बदलो, है ना, आप बल्ब को बदलने की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, कंपल्सरी नहीं है। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा, फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो अब ये बोल रहे कि ना फ्रीक्वेंसी को कैसे चेंज करेंगे, तो अब इन्होंने क्या बोला है कि आप एक काम करो ना, आप ना सेम वॉट का ही बल्ब लो, लाइक ना आपने डिसाइड किया 40 वॉट का, ठीक है, 40 वॉट का बल्ब लो, लेकिन ना उसमें 2 चीजें हैं। ये क्या बोल रहे हैं, अब आप एक ना रेड कलर वाला बल्ब ले लो और एक ना आप ग्रीन कलर वाला ले लो।
ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया, इस पर्टिकुलर पॉइंट में आपने वॉट को फिक्स रखा है, इसका मतलब क्या होगा, इंटेंसिटी फिक्स हो गई। अब इंटेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। और क्या चेंज कर दिया आपने, कलर चेंज कर दिया। तो कलर चेंज करने का मतलब क्या होगा, देखो कलर चेंज होगा ना, कलर चेंज होगा तो क्या होगा, लैम्डा चेंज होगा ना, वेवलेंथ। तो लैम्डा चेंजेस, बराबर, लैम्डा चेंज होगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी चेंजेस। क्लियर। अब फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो आपको फॉर्मूला पता ना, E इज इक्वल टू एच न्यू और एच सी अपॉन लैम्डा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देखोगे कि कलर चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, आप जो एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है वो आप चेंज कर रहे हो। तो यहां से क्या होगा, मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट, या तो मैं उसकी इंटेंसिटी चेंज करूंगा या तो मैं उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करूंगा। एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि हमें ये तीनों पॉइंट को एक साथ में लेना है। मतलब जब भी मैं डिस्कस करूंगा तो समझोगे ना, मेरे दिमाग में आया कि चलो ठीक है, मैं ना इंटेंसिटी को क्या करता हूं, वेरी करता हूं। मेरे दिमाग में आया कि मैं इंटेंसिटी को वेरी करता हूं। जब मैं इंटेंसिटी को वेरी करूंगा तो फ्रीक्वेंसी को क्या करूंगा, मैं कांस्टेंट करूंगा। इंटेंसिटी को वेरी करूंगा, मैं फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखूंगा। एट द सेम टाइम मुझे ये जो पोटेंशियल अप्लाई है इसको भी फिक्स रखना पड़ेगा। क्यों फिक्स रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता तो चले ना, क्योंकि अगर पोटेंशियल आपने अप्लाई किया ही नहीं है तो हमको इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो इसको जीरो पोटेंशियल, सर्टेन पोटेंशियल पे हम इसको क्या करेंगे, सेट कर देंगे। समझ में आया। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा, हम अलग अलग वॉट का बल्ब यूज कर रहे हैं और मतलब इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर कलर के लिए, और हम इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं। अब ये क्या बोला, दूसरे फ्रेम में क्या हो गया कि आपने एक पर्टिकुलर वॉट फिक्स कर दिया, दैट इज इंटेंसिटी फिक्स हो गया, इंटेंसिटी कांस्टेंट। यहां पे जो आपने पावर सप्लाई किया वो भी कांस्टेंट हो गया। आप किसको चेंज करो, सिर्फ फ्रीक्वेंसी को चेंज करो। मतलब आपने रेड कलर का यूज किया, फिर ना ग्रीन कलर का यूज किया, फिर ना येलो कलर का यूज करो। आप सिर्फ कलर को चेंज कर रहे हो बल्ब का, बाकी वॉट को आपने क्या रखा है, फिक्स रखा हुआ है। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना, कि ये किस तरह से होता है। तो देखो दो चीजें ना हमें याद रखनी है। अभी हम ये दो चीजों पे देखो, अभी मैं ना इसको चेंज नहीं करूंगा, आई एम नॉट चेंजिंग दिस वन। जब मैं इसको चेंज करूंगा तो स्टोरी अलग हो जाएगी। मैं इसको फिक्स रख रहा हूं, इट विल बी फिक्स्ड। मैं एक बार फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा हूं, फिर दूसरी बार इंटेंसिटी को चेंज कर रहा हूं। तो ये बोले इसको फिक्स कर दिया आपने फ्रीक्वेंसी को भी फिक्स कर दिया। तो अब क्या चेंज करोगे, इंटेंसिटी को चेंज कर दिया। मतलब जब हम इंटेंसिटी को चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को और पोटेंशियल को क्या किया हमने, कांस्टेंट रख दिया। जब हम इंटेंसिटी को चेंज करें तो फ्रीक्वेंसी और पोटेंशियल को कांस्टेंट रख दिया। अब क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल को कांस्टेंट रखा आपने, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा। आप किसको चेंज करोगे, फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे। तो कैसे फ्रीक्वेंसी को चेंज करना है, कैसे इंटेंसिटी को चेंज करना है, आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ होगा। अगर मैं पावर को चेंज करता रहता हूं तो इंटेंसिटी चेंज होगा, अगर मैं कलर को चेंज कर रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगा। समझ में आया। लेकिन ना जो इंटेंसिटी है, जो हीट होगा, जो ब्राइटनेस होगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ ना कलर चेंज होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी एनर्जी चेंज होगी। हाँ, अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट पे कि अब इन चीजों को हम इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं कि अब आपको ना इफेक्ट स्टडी करना है। किसका इफेक्ट स्टडी करना है, आपको इंटेंसिटी का इफेक्ट स्टडी करना है, फिर किसका स्टडी करना है, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट स्टडी करना है, पोटेंशियल का इफेक्ट स्टडी करना है। तो चलो हम पहले ना क्या करते हैं कि इंटेंसिटी का ले लेते हैं। तो ये जो पहला पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट। तो क्या, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट। अच्छा, अगर आपको याद होगा ना, हमने जब फोटो करंट वाले में लिखा था तो वहां पे मैंने एक टर्म मेंशन किया था ना, सफिशिएंटली हाई। ठीक है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ऊपर ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अब ये ना वो पॉइंट क्या होता है, उस पॉइंट पे हम आ जाएंगे, अगले पॉइंट में हम कवर कर लेंगे। तो ये का इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट। तो अब यहां पे क्या होगा कि इंटेंसिटी होगा ना, जो इंटेंसिटी है ये वेरिएबल होगा, जो इंटेंसिटी होगा उसको क्या करेंगे, वेरी करेंगे। क्लियर, इंटेंसिटी को हम वेरी करेंगे। जो फ्रीक्वेंसी होगा ना उसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। फ्रीक्वेंसी जो होगा ना ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट है जो यहां मेंशन करना है, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन, फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन, शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको अगले पॉइंट में समझ में आ जाएगा, तो हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो करंट। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, अच्छा इसको हम बोलते हैं ना एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। जो पावर सप्लाई है ना, पोटेंशियल या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जो रहेगा उसको हमने क्या कर दिया है, कांस्टेंट रख दिया है। जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, मतलब इनका क्या, व्हाई आर वी टेकिंग इट एज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, क्योंकि ना ये पोटेंशियल है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का ना मोशन हमको देखने को मिलेगा। मतलब भले ही वो फास्ट होंगे स्लो होंगे वो देखने को मिलता हमको। मतलब कि जस्ट फास्ट एंड स्लो नहीं बोल सकते, मतलब पहले ना अगर 10 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा है तो आपने पोटेंशियल बढ़ा देते हो तो अब 20 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, 30 इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा। तो वो ना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ना उनके क्या कर रहे हैं,
स्पीड को वेरी करें, तो स्पीड को वेरी करने वाला एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ये पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन मिलेगा। तो जो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी होगा इस केस में क्या रखेंगे, हम उसको कांस्टेंट रखेंगे। ठीक है, तो हमको ना हर जगह पे ये 3 पैरामीटर को ही लेके चलना है, समझ आ रहा है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जैसे ना हमने यहाँ पे क्या क्या इंटेंसिटी को बढ़ाया, लाइक ना जैसे इमेजिन कर लो कि ना 40 वॉट पे, अभी देखो एक्चुअल में इंटेंसिटी का जो यूनिट है वो क्या कैंडेला होता है, तो मान लो ना 40 वॉट पे जो इंटेंसिटी मिला वो क्या 10 CD है। एग्जांपल के लिए जस्ट मैं ले रहा हूं, आपको ना बहुत ज्यादा ना वो एकदम सीरियस नहीं हो जा रहा है क्या 10 कैंडेला पे काम करेगा नहीं करेगा। तो मान लो 10 कैंडेला मैंने क्या किया, अप्लाई किया 40 वॉट पे, जब मैंने 60 वॉट दिया तो हो सकता है ना 20 कैंडेला की इंटेंसिटी मुझे मिल रही हो, बराबर, क्योंकि हमारा पूरा स्टोरी ना इंटेंसिटी के ऊपर है। तो ये बोले 10 कैंडेला पे कितना इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है, 1000 इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि 1000 इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ एमिट नहीं होंगे, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, हम बस अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहे हैं। और 20 कैंडेला पे कितने एमिट होंगे, 2000 इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, समझ आ रहा है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि देखो अब ना जैसे इस पे इंसिडेंट होता है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, 1000 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए। अब ना ये जो पोटेंशियल है ना, ये पोटेंशियल जब जीरो होगा ना, ठीक है, तो अगर आपको मेंशन करना है तो एट जीरो पोटेंशियल क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड या फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रीच टू प्लेट ए। कैसे रीच करेंगे, ड्यू टू देयर ओन काइनेटिक एनर्जी, समझ में आ रहा है। ये पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है कि जब ना लाइट यहां पे इंसिडेंट हुआ लाइट, यहां से 1000 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए। अब पूरे के पूरे 1000 इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट पे नहीं आते, तो जब अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं या जो इफेक्ट ऑफ हम ले रहे हैं ना, इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट और फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो करंट या पोटेंशियल ऑन फोटो करंट, तो उस टाइम पे हमको ध्यान देना है कि ए का पोटेंशियल पॉजिटिव और सी का पोटेंशियल नेगेटिव है, ये हमको ध्यान देना है, बराबर, पहले फ्रेम में। तो जैसे ना ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो अगर मान लो आपने जीरो पोटेंशियल रखा है, इसको जीरो पोटेंशियल, जस्ट मेक इट पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव, और ये जीरो पोटेंशियल पे है, ठीक है, तो क्या होगा, यहां से 1000 इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, तो ऑल 1000 विल नॉट रीच टू दिस प्लेस। उस 1000 में से 100 इलेक्ट्रॉन्स विल बी एबल टू रीच टू दिस प्लेट। मतलब क्या हो गया कि जब हमने जीरो पोटेंशियल दिया है तब 100 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे पहुंच रहे, मतलब आपको करंट मिलेगा, समझ में आ रहेगा, जीरो पोटेंशियल पे भी करंट मिलेगा। तो ये वही बोल रहे हैं ना कि कांस्टेंट पोटेंशियल, मतलब ना आप जीरो पोटेंशियल पे रख दो, यानी तो आपने उसको 2 वोल्ट पोटेंशियल पे रख दो, जो भी पोटेंशियल रख रहे हो वो पोटेंशियल को आपको क्या करना है, फिक्स रखना है ना। आप उसको डिफरेंट पोटेंशियल के हिसाब से भी रख सकते हो, मतलब ना जीरो पोटेंशियल पे, फिर 10 पोटेंशियल पे, फिर 20 पोटेंशियल, जो भी है, लेकिन एक पर्टिकुलर पोटेंशियल आपने क्या किया, फिक्स कर दिया। तो जैसे एग्जांपल के लिए मैंने क्या किया, 2 वोल्ट फिक्स कर दिया। यहाँ पे 2 वोल्ट फिक्स करने के बाद क्या होगा कि जैसे ना ये 1000 इलेक्ट्रॉन में से सिर्फ 100 को ही अट्रैक्ट कर पा रहा था, पहुंच रहे थे वहां पे, यहाँ पे सिर्फ 100 पहुंच रहे थे। क्यों 100 पहुंच रहे थे, एट जीरो पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल रीच टू प्लेट ए ड्यू टू देयर ओन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जैसे ही ना आप यहाँ पे 2 वोल्ट पोटेंशियल दे देते हो, मान लो 2 वोल्ट पोटेंशियल दे दिया, 1000 इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, अब 1000 इलेक्ट्रॉन में से 100 तो अपने आप ही पहुंच पा रहे थे, बराबर। अब ना 2 वोल्ट प्लस चार्ज होने की वजह से वो पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करेगा, बाकी जो नेगेटिवली चार्ज फोटो इलेक्ट्रॉन्स है उनको भी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। आई एम नॉट टेलिंग कि पूरे के पूरे 1000 यहां पहुंच जाएंगे, बट क्या होगा, पहले 100 पहुंच रहा था जीरो पोटेंशियल पे, अब 2 वोल्ट पे हो सकता है ना 400, 500, 600 तब इलेक्ट्रॉन्स वहां पे पहुंच रहे होंगे। बात समझ में आ रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या आप समझ में आया तो आप इस हिसाब से ले लो कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल को चेंज करते हो, है ना, ये पॉइंट को आप यहां देख लोगे तो बेहतर होगा। इस कॉन्सेप्ट को हम बाद में भी यूज कर लेंगे कि जैसे हमने ले लिया यहाँ पे इंटेंसिटी की जो वैल्यू हमने ली है, इंटेंसिटी की वैल्यू हमने ले लिया 10 कैंडेला, क्लियर, और ये ना कितने इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रहा है, ये एमिट कर रहा है 1000 इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, और ना जो हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है, और यहाँ पे क्या होगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कलेक्टेड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो गए, है ना। तो बोल रहे हैं जीरो पोटेंशियल पे 1000 में से 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कलेक्ट हो रहे थे, है ना, इस प्लेट पे ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ देयर ओन काइनेटिक एनर्जी। अब बोल रहे हैं जैसे ना 1 वोल्ट दे दिया तो ये कितना हो गया, मतलब मान लो कि ये अराउंड, चलो ठीक है, इनिशियल नंबर ना मैं 100 नहीं 250 ले लेता हूं, थोड़ा सा बेटर रहेगा, फटाफट हमको मिल जाएगा। ये 0 पे 250 आएगा, जैसे 1 वोल्ट दिया ना, अब क्या हो गया ना कि नंबर बढ़ गया है, तो कितना हो गया 500 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 250 अपने से पहुंच रहे थे, अब 250 को उसने क्या किया, पोटेंशियल 1 वोल्ट पोटेंशियल ने खींच लिया। अब जैसे 2 वोल्ट दे दिया है तो अब इसमें पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ गया,
तो अब ना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकते हैं लोग। तो अब ये कितना हो गया, अब ये 750 इलेक्ट्रॉन्स को खींच ले रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे 3 वोल्ट पोटेंशियल दे दिया तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे, 1000 इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे। मान लो आपने 4 वोल्ट पोटेंशियल दे दिया तो 1000 इलेक्ट्रॉन ही एमिटेड है, तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स को ही खींचेंगे ना। अगर 10 कैंडेला पे 1000 इलेक्ट्रॉन एमिटेड है तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स को ही खींचेंगे। अब 1000 से ज्यादा तो है नहीं, तो मतलब क्या होगा कि एक पर्टिकुलर, तो यहां पे क्या बोल रहे हैं कि आपको ना इंटेंसिटी ज्यादा देखना है कम देखना है, उस हिसाब से आपने एक पर्टिकुलर पोटेंशियल सेट कर दिया। लाइक ये क्या बोल रहे हैं कि हमने ना 2 वोल्ट की पोटेंशियल सेट कर दी, बराबर। तो अब यही स्टोरी है कि अगर मान लो ये इंटेंसिटी कितना होता, 20 कैंडेला का होता, 20 कैंडेला होता तो हो सकता था कि 2000 इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते, तो 2000 इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते तो हो सकता है कि अपने खुद के काइनेटिक एनर्जी से 500 यहां पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होगा, ये 1000 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे 1 वोल्ट पे, और कितना होगा 1500 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे 2 वोल्ट पे, और फिर कितना होगा 2000 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचेंगे, बराबर। अब ये बोल रहे कि आपने एक पर्टिकुलर पोटेंशियल को फिक्स कर दिया है, यहां पे पोटेंशियल को फिक्स कर दिया। मान लो कि 2 वोल्ट पे देख रहे हो, तो 2 वोल्ट पे जब ना 10 कैंडल आता है 750 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहा था। अब जब 2 वोल्ट पे ना, मतलब 2 वोल्ट पे जब 20 कैंडल आपने इंटेंसिटी दिया था, कितना 1500 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, बराबर। देखो ना डबल हो गया ना, मतलब पोटेंशियल ये है, मैंने इंटेंसिटी को डबल किया तो यहां पे ये भी डबल होगा वो हिसाब से, करेक्ट। तो आपको समझ आप किसी भी एक पर्टिकुलर पोटेंशियल को सेट कर लो ना, किसी भी पोटेंशियल को आपने 0 पोटेंशियल पे सेट कर दो उसको, या उसको 1 वोल्ट पोटेंशियल पे सेट कर दो, 2 वोल्ट पोटेंशियल पे सेट कर दो, 3 वोल्ट पोटेंशियल पे सेट कर दो, जो पोटेंशियल आपको चाहिए। और उसके बाद जब आप 4 वोल्ट लोगे तो 2000 से ज्यादा कुछ चांस ही नहीं है, तो ये 2000 तक ही करेगा। देखिए हमने ऐसा लिया है जहां पे ना आपको एक पर्टिकुलर नंबर मिल जाए, तो यहां पे हमने पोटेंशियल को कांस्टेंट कर दिया, हमने क्या कर दिया कि फ्रीक्वेंसी को भी कांस्टेंट कर दिया, बट वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी। अब हमने इंटेंसिटी को क्या कर दिया, वेरी कर दिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे मैं इंटेंसिटी को बढ़ा रहा हूं एक पर्टिकुलर कांस्टेंट पोटेंशियल पे, जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहे हैं, है ना, इंटेंसिटी बढ़ाने से वो जो नंबर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बराबर। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये ग्राफिकली अगर आपको समझना है तो ग्राफिकली आप यहां पे देख लो, ये ग्राफ के हिसाब से फिर उन चीजों को हम थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर लेंगे, है ना। तो ये ग्राफ हो गया हमारे लिए। तो ग्राफ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये जो है यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे ले लिया फोटो करंट, ऑन वाई एक्सिस आई एम टेकिंग फोटो करंट, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया है, इंटेंसिटी ले लिया है। सो फोटो करंट इंटेंसिटी को अगर रिलेट कर दो, ध्यान से कि अगर जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो आपको दिख रहा है कि फोटो करंट भी बढ़ रहा है, बराबर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अभी इस पॉइंट पे हम देख लेते हैं। तो ये बोल रहे हैं ना कि जो फोटो करंट है ना वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फोटो करंट जो है डिपेंड्स ऑन फोटो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा यहां पे कहीं कभी ना एमिटेड होगा वो भी चलेगा, मतलब एमिट करने के ऊपर ही वो कलेक्शन का डिपेंड करता है ना, तो वो भी चलेगा, बट मैं यहां पे ले रहा हूं फोटो करंट डिपेंड्स ऑन फोटो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड पर सेकेंड। तो अब यहां पे क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि जो इंटेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मतलब जो इंटेंसिटी है ना वो प्रोपोर्शनल है, किसको प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है फोटो इलेक्ट्रॉन्स को, ये आपको पता है ना, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, समझ आ रहा है। सो अब यहां पे देखना, अब इन पॉइंट्स को लिंक करते हैं। फोटो जो करंट है वो किस पर डिपेंड करता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड के ऊपर। अब जो इंटेंसिटी वो किसको प्रोपोर्शनल है, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड के ऊपर, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उतना ही ज्यादा कलेक्ट होगा ना। अब मान लो देखो 2 वोल्ट पे ना ये क्या कर रहा है, 10 कैंडेला पे 750 को कर रहा है। अब अगर 20 कैंडेला हो गया तो क्या होगा, 1500 को कलेक्ट कर रहा है, लेकिन एमिट कितना हो रहा है 2000। तो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेंगे तभी कलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे। तो अब इस पॉइंट को हमें इतना याद रखना है कि इंटेंसिटी आप जैसे जैसे बढ़ाओगे क्या होगा, फोटो करंट की वैल्यू, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और फोटो करंट का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इंटेंसिटी एंड फोटो करंट आर व्हाट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अब हम अगले पॉइंट पर जाते हैं, दैट इज व्हाट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो करंट, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने जो डिस्कस किया ये क्या होगा, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो करंट, ठीक है। थोड़ा ये कंजस्टेड जैसा लग रहा होगा बट कोई इशू नहीं है, आप मैनेज कर लोगे, आई एम वेरी श्योर। ये हमें डिस्कस करना इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन फोटो करंट, ठीक है। तो अब इसका नाम पहले ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सो ये हमने क्या कर दिया है, एक्स एक्सिस पे ले लिया हमने फ्रीक्वेंसी, और वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, तो एक्स एक्सिस पे हमने ये वाई एक्सिस पे हमने फोटो करंट ले लिया, फोटो करंट, ठीक है। और एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, फ्रीक्वेंसी ले लिया। अच्छा अब इस केस में ना देखो फ्रीक्वेंसी को आप वेरी कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी इज वेरिएबल, फ्रीक्वेंसी को आप वेरी कर रहे हो तो क्या कांस्टेंट होगा, तो देखो ये 3 पैरामीटर थे, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल।
अब फ्रीक्वेंसी को वैरी करोगे तो इंटेंसिटी और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। लाइक मान लो कि इसको 2 वोल्ट पे रखा है आपने, बराबर, और उसके बाद इंटेंसिटी कांस्टेंट का मतलब आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर वॉट पे सेट कर दिया, लाइक 40 वॉट से आपको मिला, मतलब 10 कैंडल इंटेंसिटी। अब आप क्या करो, कलर को चेंज करो सिर्फ। तो दे आर सेइंग कि ना कि आप ना कलर को जब भी चेंज कर रहे हो, लाइक ना विबग्योर के हिसाब से अगर आप देखो ना, विबग्योर है ना, विबग्योर, तो क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी ना हाईएस्ट है ना। जो फ्रीक्वेंसी होगा ये वायलेट कलर का, जो फ्रीक्वेंसी होगा वायलेट कलर का, दैट इज हाईएस्ट है ना, वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ व्हाट, रेड कलर। वेरी वेरी ऐसे तो मतलब इनकम्पेरेटिव है ना। तो आप इस रेंज में जाना है, तो मान लो कि ना पहले आपने ना रेड कलर को यूज किया, फिर आपने क्या किया, रेड के बाद ऑरेंज को यूज किया, फिर येलो को यूज किया, ग्रीन को यूज किया, ब्लू को यूज किया, इंडिगो को, और ऐसे करके आप फ्रीक्वेंसी को क्या करो, बढ़ा रहे हो। तो इट इज सी। अच्छा, आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि कलर को ही, और भी पैटर्न्स होते हैं, रेड में भी बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, ग्रीन में भी बहुत सारे वेरिएशंस होगा, येलो में भी बहुत सारे वेरिएशंस होगा, उस तरीके से। तो आप ना जैसे जैसे ना फ्रीक्वेंसीज को चेंज कर रहे हो, वो जो है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो आप क्या, ये क्या बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जब भी आपने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करो, नथिंग इज हैपनिंग। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, आपको ना जस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होना दिखाई देता है, और फिर करंट ऑलमोस्ट आपको कांस्टेंट जैसा मिल जाता है। समझ में आ रहा है। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी जिसपे ना आपको जस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होकर मिला है, उसको बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है। अब एक पॉइंट ना मैं यहीं पर रिलेट कर देता हूं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखो ये ना इंसिडेंट एनर्जी अगर हम लेते हैं ना, इंसिडेंट एनर्जी, ठीक है, तो अब मेरे हिसाब से ना ये जो इवेक्यूएटेड ग्लास ट्यूब वगैरह ना, ये चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि आपने ये डायग्राम में ड्रॉ कर लिया होगा, ठीक है। ये इंटेंसिटी, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, ये सब बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब हम क्या है, डायग्राम को खाली यूज करना है कि क्या कब कैसे करना है ना। ये क्या बोल रहे हैं कि इस केस में अगर आप ध्यान देते हो, जैसे ना अभी आप मान लो इंसिडेंट एनर्जी हमने लिया था, इंसिडेंट एनर्जी, तो अगर ये पॉइंट से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये चीजें ना मैं अभी नहीं बताना चाहिए था मुझे, लेकिन फिर क्या है, समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा अगर हम ऐसे लेते। तो इंसिडेंट एनर्जी को हमने ले लिया है E। ये क्या बोल रहे हैं कि जो ना एनर्जी आपने इंसिडेंट कराई ना, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, और वो प्लैंक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू, बराबर। फिर ये क्या बोल रहे हैं कि जब ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी कोई एनर्जी देगा, वो एनर्जी होगा फाई नॉट। आपको याद होगा फाई नॉट क्या है, फाई नॉट को हमने लिया था वर्क फंक्शन। समझ में आ रहा है, फाई नॉट हमने लिया था वर्क फंक्शन। मतलब जब ना आपकी ये जो एनर्जी इंसिडेंट है, तो दो चीजें देखो, आप ध्यान से देखना जरा, है ना, यहां पे जस्ट तब एमिट होता है ना, जस्ट एमिट, है ना। ये पॉइंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये चीज आप क्लियर हो गई हमारे लिए, ठीक है। सो मैं ना वो कंसीडर रहा जब ना इलेक्ट्रॉन जस्ट एमिट होता है। तो ये आप ध्यान दो, क्या बोल रही है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जस्ट एमिट, फोटो इलेक्ट्रॉन जस्ट एमिट होते हैं। कब एमिट होते हैं, दो कंडीशन है, आप दो तरीके से उसको समझ सकते हो। कब, जब ना इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन के इक्वल होगा, जस्ट इक्वल होगा। समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट, जब इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। ये जैसे ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, और कंडीशन, थर्मल कंडीशन के ऊपर। वैसे ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है हर मटेरियल का फिक्स होता है, वही सेम सिनारियो यहां पे, बराबर। हर मेटेरियल के लिए ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फिक्स होती है, उसके लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू फिक्स होती है। तो अब ये पॉइंट समझ में आना कि मिनिमम एनर्जी एट विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल जस्ट एमिट इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन, है ना, मिनिमम एनर्जी। तो ये है मिनिमम एनर्जी, वर्क फंक्शन क्या है, ये है मिनिमम एनर्जी, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है फ्रीक्वेंसी के टर्म में, क्या होगा, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गया, है ना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्लियर। किसकी है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। सो इंसिडेंट एनर्जी हो गया, इंसिडेंट जो भी आप लोग कंसिडर करना है, तो ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो गया, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको इंटेंसिटी वाला अगर आपको याद करना है, तो यू कैन सी, हमने क्या बताया था कि मान लो कि ना ये फ्रीक्वेंसी ना इससे कम लगाया आपने, ये फ्रीक्वेंसी इससे कम है, मतलब थ्रेशोल्ड से कम है, आप इंटेंसिटी को कितना भी वैरी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी रहा होता, तो आप ना इंटेंसिटी को कितना भी वैरी करते, तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखाई देता। जैसे पिछले वाले हमने लर्न किया ना कि जैसे आप फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी को इंक्रीज करोगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। बट अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होता फ्रीक्वेंसी, तो आपको वो इफेक्ट दिखाई नहीं देता। तो सबसे बेसिक कंडीशन है कि आपको क्या करना है
कि जो आपने फ्रीक्वेंसी अप्लाई किया वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। बात समझ में आया? तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, ये हमारे सिलेबस में कहीं दिया नहीं है, सीबीएसई में ये दिया नहीं है, ये आपने समझने के लिए बस कि अगर आप फ्रीक्वेंसी अप्लाई कर रहे हो तो इन बिगिनिंग देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल जस्ट एमिट एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपको डिफाइन करना होगा तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एट विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल जस्ट एमिट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वर्क फंक्शन का डिफाइन करना तो मिनिमम एनर्जी एट विच मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट और इंसिडेंट एनर्जी एट विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल जस्ट एमिट इज कॉल्ड एज द वर्क फंक्शन। समझ आई ये बात है? तो हमें इंटेंसिटी का और फ्रीक्वेंसी का ये दो पॉइंट क्लियर होना चाहिए। इंटेंसिटी के केस में क्या, इंटेंसिटी आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, फोटो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकंड जो हम फ्रीक्वेंसी का ले रहे हैं, फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, इन बिगिनिंग इफ यू आर इंक्रीजिंग नथिंग विल हैपन, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे विच इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल जस्ट एमिट। और जैसे इलेक्ट्रॉन एमिट होता है ना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ा ही टाइम वो सैचुरेशन को ऑब्टेन कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं पोटेंशियल को चेंज करने के ऊपर। पोटेंशियल वैसे आपको ना सीबीएसई के बुक वगैरह में ये ग्राफ भी शायद बहुत कम जगह पे ही मिलेगा। अब अगर रेफरेंस बुक वगैरह आप प्रीफर करोगे तो शायद वहां पे आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। सीबीएसई सिलेबस में इन्होंने इस ग्राफ के बारे में मेंशन किया, बट ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में मेंशन किया इन्होंने, फ्रीक्वेंसी के बारे में, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में इन्होंने मेंशन किया, बट दे हैव नॉट डिस्कस एनीथिंग अबाउट द ग्राफ। अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। सो जो हमारा मेन पॉइंट है उसमें देखो, यहां पे ना बहुत सारी बातें हैं जो हमें समझना बहुत जरूरी है। अब वहां पे ये जो पॉइंट है ना, इसको हमें क्या करना, ध्यान देने की जरूरत है ये वाले पॉइंट को, कि जीरो पोटेंशियल पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो अपने आप क्या करेंगे, प्लेट ए तक पहुंच जाते हैं। तो अब इन्होंने क्या बताया यहां पे, ये क्या बोल रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल हमें लेना है ना। ये क्या है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जो भी लेना है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। अब तक जो हमने समझा था ना, उसमें क्या समझा था कि अब हमारे पास दो और चीजें हैं इसके अलावा, एक है फ्रीक्वेंसी और दूसरा क्या है, इंटेंसिटी। क्लियर? जो हमने समझा है तो उसमें से आपने फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, इंटेंसिटी को भी कांस्टेंट करना है। लेकिन यहां पे एक छोटा सा इशू है, इंटेंसिटी को कांस्टेंट करना है, लेकिन आप कैसे कांस्टेंट करोगे, डिफरेंट वैल्यूज लेके कांस्टेंट होता है। अभी आपको लगा डिफरेंट है तो कैसे कांस्टेंट हो गया, उस पॉइंट पे हम आते हैं। ठीक है? तो अभी क्या बोला, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। ये फोटो करंट के लिए हो गया एक्सिस, ठीक है, और फिर हमने एक्स एक्सिस ले लिया, ये किसके लिए होगा, ये पोटेंशियल के लिए होगा, बराबर। सो जो आपने पोटेंशियल अप्लाई किया उसको आप ले लो V, लिखना है तो आप पोटेंशियल भी लिख दो, या और आप यहां पे V कर दिया आपने। ठीक है? अब होता क्या है, उन चीजों को देखते हैं। अभी क्या बोले ना, डिफरेंट इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया ना, एक इंटेंसिटी फिक्स कर दिया आपने, उसके लिए ग्राफ प्लॉट किया तो एक ही हो गया। अब वो बोले ना कि मान लो आप इंटेंसिटी को चेंज कर दो तो क्या ग्राफ में कुछ वेरिएशन होता है, वो भी देखना है ना। मतलब इंटेंसिटी को फिक्स रखो आप, जैसे आप इंटेंसिटी फिक्स रखे, आप ना बहुत सारे पोटेंशियल आपने ले लिए, फिर आप उसके लिए ग्राफ प्लॉट करो। अब आपको ये देखना कि मान लो कि मैं ना इंटेंसिटी को चेंज कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, बराबर। तो वैसा कंडीशन में तो यहां पे आपने पोटेंशियल के केस में भी कर सकते थे, जैसा मैंने आपको बताया था, पोटेंशियल के केस में आप 0 के लिए भी, 1 के लिए, 2, 3 किसी के लिए भी कर सकते हो, तो आप अलग अलग के लिए भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हमको शो करना है, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है हमारे। तो अब इन्होंने क्या बताया कि चलो ठीक है, आप एक इंटेंसिटी सेलेक्ट कर लिया आपने, कितनी इंटेंसिटी, 10 कैंडेला इंटेंसिटी सेलेक्ट कर ली। तो 10 कैंडेला इंटेंसिटी पे कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे, 1000 इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे थे, मतलब 1000 फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए, जिसमें से ना जीरो पोटेंशियल पे कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे, 250 फोटो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे, बिकॉज ऑफ देयर ओन काइनेटिक एनर्जी। तो इन्होंने बताया कि चलो ठीक है, जब जीरो पोटेंशियल था तब अपना 240 या 250 फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहुंच रहे हैं, बराबर। ये क्या है, जीरो पोटेंशियल है। क्लियर? अब इन्होंने क्या बताया कि अब आपने ये पोटेंशियल को इंक्रीज कर लो। कैसे इंक्रीज करो, आपने 0 वोल्ट से आप 1 वोल्ट कर दिया, 2 वोल्ट कर दिया, 3 वोल्ट कर दिया। तो व्हाट इज सेम कि 0 वोल्ट पे 250 है, 1 वोल्ट पे 500 है, 2 वोल्ट पे 750 है। तो वी आर फाइंडिंग वैल्यूज ना बढ़ रहे हैं, करेक्ट। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ना क्या होगा, वैल्यू ऐसा हो गया। आप उसके बाद पोटेंशियल, जैसे आप ना 3 वोल्ट के बाद आगे गए तो 4 वोल्ट, वो कांस्टेंट हो गया। आप 5, 6 कितना भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बोले इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, आपको ऐसे ग्राफ मिल गया। ये कब मिला है, जब ना मैंने इंटेंसिटी I1 ली है, मतलब ये फर्स्ट इंटेंसिटी है, बराबर। और अब तक जो स्टोरी था उसमें यही था कि हमने प्लेट ए को पॉजिटिव रखा था, प्लेट सी को नेगेटिव रखा था। अब बोले स्टोरी को थोड़ा सा ट्विस्ट करो। क्या ट्विस्ट है, आप पोटेंशियल को रिवर्स कर दो, मतलब कैसे, कम्यूटेटर को ना यूज करके आप पोटेंशियल को रिवर्स कर दो।
पोटेंशियल को जब आप रिवर्स करोगे तो आप क्या करते हो, यहाँ पे वाला पॉइंट आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, बराबर। जब आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब यहां पे स्टोरी में ट्विस्ट आता है हमारा। तो ट्विस्ट क्या है कि अब यही बोल रहे हैं कि जब ना देखो, अब वापस से मैंने ये V लिया हुआ है और ये क्या लिया है मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड। तो अब ये बोल रहे हैं ना जीरो पोटेंशियल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 250 10 के लिए ना। जब इंटेंसिटी की वैल्यू हमने क्या लिया 10 कैंडेला है ना, 10 सीडी। तो बोला जीरो पोटेंशियल पे कितने इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो रहे थे, 250। अब बोले ना -1 ले लो, तो मान लो ना एवरी टाइम में 80 इलेक्ट्रॉन्स ना नहीं आ रहे हैं, मतलब वो रिजेक्ट हो जा रहे हैं। क्या होगा, ये नेगेटिव होगा ना, यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए ना, ये डायग्राम में आप ना ये पॉइंट प्लीज दिखा देना, ये यहां पे है ना, वरना क्या होगा कि इसके मार्क्स आपके जा सकते हैं। तो ये जैसे ये नेगेटिव प्लेट है ना, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब ये जीरो पोटेंशियल था तो जीरो पोटेंशियल पे काफी सारे ऐसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स थे जो खुद के काइनेटिक एनर्जी की वजह से यहां पे पहुंच रहे थे। अब क्या है, नेगेटिव चार्ज जैसे आप यहां पे देते हो, नेगेटिव पोटेंशियल आप अप्लाई करते हो, ये नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। तो अब पहले 250 अपने काइनेटिक एनर्जी से पहुंच रहे थे, अब क्या होगा कि 80 फोटो इलेक्ट्रॉन्स से वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या होगा, 170 फोटो इलेक्ट्रॉन्स को ही कलेक्ट किया उन्होंने, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि आप मान लो -2 वोल्ट हमने अप्लाई कर दिया, तो -2 वोल्ट अप्लाई कर दिया, तो अब वापस से 80 को इसने क्या कर दिया, रिपेल कर दिया एडवांस में। तो ये कितना हो गया, ये 90 हो गया। अब आपने -3 कर दिया तो वापस से 80 को कर दिया, तो ये अब मान लो कि अगर मान लो 3 -3.5 वोल्ट आपने दिया, तो ये क्या होगा, अब ये जीरो पोटेंशियल हो गया। तो ये -3.5 वोल्ट पे क्या होगा, ये वैल्यू जीरो हो गया। समझ में आ रहा है। तो अब ये बोल रहे हैं कि अप्लाई कर नेगेटिव पोटेंशियल है ना, नंबर में वो वैल्यू ज्यादा है बट ना नेगेटिव पोटेंशियल में आप अप्लाई करो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पे क्या होगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं V0 एंड इट इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब ये पोटेंशियल है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, कलेक्शन को जीरो कर देगा और फोटो करंट को भी जीरो कर देगा, है ना। तो इसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ आ रही बात। अब इनका क्या है, इन्होंने बोला डिफरेंट इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी डिफरेंट है। तो चलो अभी अपने दिमाग में आके, चलो ठीक है, हमने ना 10 कैंडेला के लिए कर लिया, अभी 20 कैंडेला के लिए करके देख लेते हैं। तो 20 कैंडेला में कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, 2000 हो रहे हैं। बट 2000 में से कितने ऑटोमेटिकली पहुंचेंगे जीरो काइनेटिक एनर्जी, मतलब जीरो पोटेंशियल पे, बिकॉज ऑफ इट्स ओन काइनेटिक एनर्जी 500। तो मतलब देखो, ये जीरो पोटेंशियल पे 10 कैंडेला के 250 पहुंच रहे थे, लेकिन जीरो पोटेंशियल पे 20 कैंडेला के 500 पहुंच रहे। तो मतलब ऐसे ग्राफिकली अभी जगह नहीं है, लेकिन आप समझ लो वैल्यू बढ़ गया, बोलेगा ये मतलब है ना। सो एज यू कैन सी ना, फिर क्या होगा, 500 है 1000 ऐसे करके। तो ये बोल रहे हैं कि ना उसका ग्राफ पे ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, बट एक टाइम के बाद क्या होगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या होगा, वैल्यू I2 हो गया। क्लियर। अब ना इसको हम दूसरे सीक्वेंस में देखते हैं। यहां पे अगर मान लो कि जैसे ना यहां पे था, तो पहले कितना था 500, ठीक है, उसमें से 1600 कम हो गया, 1600 कम हो गया, ऐसे करके। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब यहां पे ना सिर्फ आपको 20 मिलेगा। समझ आ रहा है। ये 180 होगा, ये 340 होगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे 160 यहां पे, मतलब जैसे यहां पे 80 ना, हर बार इस पोटेंशियल पे 80 कम हो गया और इस पोटेंशियल पे और 80 कम हो गया, इस पोटेंशियल पे और 80 कम हो गया। वैसे यहां पे इस ये जीरो पे 500 आ रहा है, जब मैंने -1 दिया तो 160 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और -2 दिया तो और 160 को रिपेल करेगा, और अगर मैंने माइनस दिया तो और 160 को रिपेल करेगा। फाइनली जैसे आपने 3.5 अप्लाई किया, ये क्या होगा, जीरो हो गया। तो अब आप क्या देखते हो यहाँ पे कि जैसे ना आप ना रिवर्स में पोटेंशियल अप्लाई करते हो, तो जो जहां पे वो स्टॉप होता है ना, वो वैल्यू क्या सेम है। क्लियर। वैसे बोल रहे हैं आप, चलो ठीक है, थर्ड इंटेंसिटी ले लो। थर्ड इंटेंसिटी में क्या होगा, ये I3 हो गया, लेकिन उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल रहेगा वो सेम पॉइंट पे आएगा। तो अगर हम इंटेंसिटी देख रहे हैं ना, तो I1 और ये क्या होगा, I2 हो गया, और ये क्या होगा, I3 हो गया। तो इंटेंसिटी क्या होगा, कौन सा ग्रेटर है, I3 ग्रेटर है I2 के कंपेयर में, I2 ग्रेटर है I1 के कंपेयर में, ठीक है। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगा उतना ज्यादा आपको करंट मिलेगा, या उतना ज्यादा सैचुरेशन करंट मिलेगा। समझ में आया। तो इससे मैंने एक पॉइंट और डिराइव कर सकता हूं कि इंटेंसिटी जो है ना, इंटेंसिटी, ये पॉइंट हमको काफी जगहों पे ना बहुत तरीके से हेल्प करेगा। तो इंटेंसिटी, एक तो हमने देखा है कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू करंट है, और ना मैं यहां पे वर्ड ले लेता हूं सैचुरेशन करंट, है ना। ये जस्ट समझने के हिसाब से, क्योंकि काफी जगहों पे ये हमें ना हेल्प करेगा। मतलब अगर इंटेंसिटी डिफरेंट होगा तो सैचुरेशन करंट डिफरेंट होगा, इंटेंसिटी अगर सेम होगा तो सैचुरेशन करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहां पे क्या कांस्टेंट है, यहां पे ना फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। तो एग्जाम में पूछते हैं ना कि इन दिस ग्राफ, कभी ये ग्राफ दिया रहेगा, आपको पूछेगा विच फिजिकल पैरामीटर इज कांस्टेंट, तो आपको बताना है फ्रीक्वेंसी इज द फिजिकल पैरामीटर विच इज कांस्टेंट इन दिस केस। बात समझ में आई। तो अब अगर इसको एक्सप्लेन करते हो तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो आप बताओगे कि ना कि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट at different intensity and constant frequency, saturation current will be different but the stopping potential will remain same। ये पॉइंट ध्यान देना। ये क्या बोल रहे हैं
at different intensity and at constant frequency saturation current will be different. Saturation current will be different, ठीक है, but stopping potential will remain same. Stopping potential will remain same. So अब इनके बेसिस पे जो पहला कंक्लूजन हमने निकाला कि इंटेंसिटी है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है या सैचुरेशन करंट है, ठीक है। जो दूसरा कंक्लूजन वो ये है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना वो क्या है, वो इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर, है ना। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। समझा, इंटेंसिटी को चेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और नेक्स्ट पॉइंट इधर से लास्ट पॉइंट इसका। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हमें क्या करना है ना, अब हम फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो स्टोरी वही है, वैसा ही है जैसा हमने आपको डिस्कस किया था ना, वैसा स्टोरी है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। तो देखते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आपने लिया इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल और फोटो करंट, करेक्ट। मैं हेडिंग यही रखता हूं, है ना, आप यही हेडिंग ले लो, है ना। इसी हेडिंग में वो हेडिंग यहां पे आ गया, और जो अगला कंडीशन वो क्या हो गया कि इंटेंसिटी को क्या किया हमने, कांस्टेंट रखा है। इंटेंसिटी जो है इस केस में वो क्या है, कांस्टेंट है, क्लियर। एंड व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है ना वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, मतलब डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आपको टेंशन आ रहा होगा कि अभी क्या करना है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसा हमने पहले वाले में क्या था, सेम स्टोरी यहां पे होगा, ठीक है। और ना कुछ चीजें ऐसी है ना जो हमने ना अब तक लर्न किया, उसके बेसिस पे हमें क्या करना है, प्रोसीड करना है। तो ये आपने कंडीशंस ले लिया, ये हो गया आपका पोटेंशियल अप्लाइड का कंडीशन, और ये हो गया फोटो करंट, ये होगा फोटो करंट। आपने इंटेंसिटी फिक्स कर दिया, तो जीरो पोटेंशियल को इंटेंसिटी आपको क्या देगा, कुछ ना कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स देगा, बट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो क्राइटेरिया। अब इन्होंने क्या बोला है कि ना हमने एक फ्रीक्वेंसी लिया है, तो अब फ्रीक्वेंसी देखो, अब ऐसे भी अगर देखा जाए तो ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी हो गया, और अगर ये वाला लिया है तो इंटेंसिटी भी कांस्टेंट हो गया। तो हो सकता है ये वाला ग्राफ हो, है ना, मतलब उस तरह का फ्रीक्वेंसी वाले जो भी होगा। तो इन्होंने बताया कि चलो ठीक है, आपको एक ना पर्टिकुलर ग्राफ मिला ऐसे, तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से मिला आपको, बराबर। ये कब मिला है, जब ना आपने ना फ्रीक्वेंसी न्यूअल लिया है। अभी क्या बोल रहे हैं कि अब आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दिया, मतलब आपने कलर चेंज कर दिया, बराबर। मतलब ये जो है इंटेंसिटी को आपने फिक्स रखा, मतलब एक पर्टिकुलर वॉट का आपने क्या लिया है, बल्ब लिया है, उतने ही वॉट का बल्ब रखा ताकि इंटेंसिटी आपके सेम रहे। आपने क्या किया, कलर को चेंज कर दिया, पहले अलग कलर था, आप कलर को चेंज कर दिया आपने, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो अब आप क्या करना, पोटेंशियल को आप चेंज करना स्टार्ट कर दिया आपने, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट। तो आप देख रहे हो कि जब ये ना यहाँ पे ऐसे होगा, ये ऐसे, अब आप चेंज करते हो तो क्या फर्क पड़ता है। चेंज करने के बाद हमने देखा ना कि शायद ना जो है करंट में बहुत मिनिमल, मतलब ना कंसिडर नहीं कर सके उतना अमाउंट का फर्क पड़ता है, बहुत बहुत मिनिमम, है ना। फ्रीक्वेंसी के चेंज, मतलब कलर के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसको प्रोपोर्शनल है, देखो यहाँ पे इंटेंसिटी किसको प्रोपोर्शनल है, सैचुरेशन करंट को और करंट को। और उसके पहले हमने जब ग्राफ प्लॉट किया था तो बताया था इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल है फोटो इलेक्ट्रॉन को। आपने इंटेंसिटी को चेंज किया ही नहीं तो फोटो इलेक्ट्रॉन के नंबर के एमिशन में कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। हो सकता है बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स बढ़े कम हुए हो, बट बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ फर्क पड़ेगा। तो अब क्या होता है कि ये फ्रीक्वेंसी पे देखो इंटेंसिटी तो सेम है, तो मतलब अगर 1000 इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड थे ना, इंटेंसिटी सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर तो फिक्स हो गया। अब क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी चेंज करने से ना जीरो पोटेंशियल पे जो ना नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड है वो थोड़े सा फर्क पड़ेगा। लाइक जैसे ना अगर मान लो कि ना यहां पे मैंने फ्रीक्वेंसी मान लो कि 100 ली है, तो 100 फ्रीक्वेंसी पे जीरो पोटेंशियल पे 250 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे, तो मान लो मैंने ना फ्रीक्वेंसी को 200 कर दिया, तो हो सकता है ना कि वो 250 की जगह पे ना 260 या 270 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंचे, वही फर्क पड़ेगा, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमने लिया था ना यहाँ पे कि 250 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे ऑटोमेटिकली विदाउट एनी एडिशनल सपोर्ट बिकॉज देयर ओन काइनेटिक एनर्जी। तो ये बोल रहे हैं कि जब आप ना फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी में फर्क पड़ता है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है। तो 250 इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑटोमेटिकली पहुंच रहे तो अब हो सकता है 260 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे होंगे, तो यहाँ पे फोटो करंट जीरो पोटेंशियल पे जो मिलेगा उसमें ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। तो हम 3 फ्रीक्वेंसी के लिए लेंगे, लेकिन क्या है जो टोटल नंबर वो तो फिक्स है ना,
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 1000 ही रहेगा। आपने रेड कलर यूज किया तो भी 1000 है, आपने ब्लू यूज किया तो भी 1000 है, आपने ग्रीन यूज किया तो भी 1000 है। बस फर्क इतना हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उनकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई। क्यों एनर्जी बढ़ गई वो पॉइंट को भी देख लो आप, कि हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी को जब आप h से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा एनर्जी। तो अगर ना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो जो एनर्जी ज्यादा होगी, तो ज्यादा एनर्जी होगी तो एमिट होने के बाद ना वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से मूव करेंगे। तो हो सकता है कि ना पहले 250 पहुंच रहा था, हो सकता है 10 12 और इलेक्ट्रॉन्स आगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स जिनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी बिकॉज ऑफ देयर हाई फ्रीक्वेंसी। तो अब क्या हो गया 250 की जगह पे ना 260 270 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए, करेक्ट। लेकिन क्या इंटेंसिटी उतना ही है, तो जो नंबर इलेक्ट्रॉन एमिटेड था वो 1000 ही था। तो जो फाइनली सैचुरेशन पॉइंट पे आएगा वो क्या होगा 1000, मतलब यहाँ पे 1000 आने के बाद रुक गया। अब मैंने दूसरा कलर ले लिया, दूसरे कलर के लिए भी क्या होगा कि यहाँ पे मैंने बताया ना जीरो पोटेंशियल पे जो खुद की काइनेटिक एनर्जी से पहुंचे उनका नंबर बढ़ सकता है, बट ना फाइनल में जो कलेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे फिक्स रहेंगे। यहाँ पे जो फाइनली कलेक्टेड इलेक्ट्रॉन होगा क्या फिक्स होंगे। अब ये बोल रहे हैं इसको ना ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाओ, मतलब नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करो। तो ध्यान से नेगेटिव पोटेंशियल जब आप अप्लाई करते हो तो यू आर सीइंग कि अब ये ना उस पोटेंशियल पे नहीं रुक रहा है जिस पोटेंशियल पे पहले रुकता था। ये पहले कौन से पोटेंशियल पे था V01 पे रुकता था, अब ये कौन से पोटेंशियल पे 0 होगा V02 पे। अब यहां पे क्या होगा ये पर्टिकुलर पॉइंट ये V03 हो गया, करेक्ट। ये न्यू1 फ्रीक्वेंसी हो गई, ये न्यू2 फ्रीक्वेंसी हो गई, ये क्या हो गया न्यू3 फ्रीक्वेंसी हो गया। अब यहां पे जो मैं समझने वाली बात देख रहा हूं क्या है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात लेता हूं ना न्यू1 न्यू2 और न्यू3 ले लिया तो न्यू3 इज ग्रेटर देन न्यू2 न्यू2 इज ग्रेटर देन न्यू1, तो उसके हिसाब से जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल बनना, क्योंकि वो नेगेटिव पोटेंशियल है, मतलब नेगेटिव सिर्फ हमने ना पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया, बाकी पोटेंशियल तो मैग्नीट्यूड में इंक्रीज ही कर रहे हैं। तो ये V01 V02 और ये होगा V03 हो गया। तो कौन सा वैल्यू ग्रेटर होगा, मतलब जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, करेक्ट। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगा तो डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन यहां पे क्या होगा ये कांस्टेंट क्यों है, सैचुरेशन करंट क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि देखो आप ना इंटेंसिटी क्या होगा करंट को प्रोपोर्शनल है या सैचुरेशन करंट को प्रोपोर्शनल है। तो यहां पे आपने इंटेंसिटी को क्या रखा है कांस्टेंट रखा है, तो सैचुरेशन करंट क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो अब यहां पे एक और कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, वो ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है ना वो किसके भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आपको अगर लिखना है तो अब यहां पे बता सकते हो कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ना वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके फ्रीक्वेंसी के। तो अब इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको कि जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को भी क्या करना पड़ेगा कांस्टेंट होना पड़ेगा। अब हम चीजों को थोड़ा सा रिवर्स में जाके देखते हैं तो अब ना थोड़ा सा आइडिया आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहां पे क्या है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल और फोटो करंट, करेक्ट। तो मतलब ना ये तो आपको समझ में आ गया ग्राफ ऐसा बनेगा पोटेंशियल की वजह से, मतलब एक फिक्स इंटेंसिटी हो गया फिक्स फ्रीक्वेंसी हो गया, इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है इसकी इंटेंसिटी भी फिक्स है। मतलब मान लो अगर मैं फ्रीक्वेंसी लिया ना इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी न्यू है सेकंड वाले की, इसकी फ्रीक्वेंसी भी न्यू है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, मतलब I1 इस फ्रेम के लिए कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। आपने पोटेंशियल को वैल्यू क्या आपको ये ग्राफ मिला। अब आप क्या करते हो आपने ना इंटेंसिटी को चेंज किया, इंटेंसिटी को चेंज करने से सैचुरेशन करंट चेंज हो गया बट फ्रीक्वेंसी वही रह गई, तो फ्रीक्वेंसी क्या वही रह गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी वही रहेगा, तो मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रह गया बराबर। इंटेंसिटी चेंज किया तो सैचुरेशन करंट चेंज हो गया बट फ्रीक्वेंसी वही होने से क्या होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहेगा। फिर वापस से हमने क्या किया इंटेंसिटी को चेंज कर दिया, इंटेंसिटी चेंज सैचुरेशन करंट चेंज हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहा सेम रहा। अब इस पॉइंट पे आते हैं हमने, यहां पे क्या होगा अगर मान लो ये ऐसा है तो अब ये तीनों के लिए इंटेंसिटी सेम है, मान लो इंटेंसिटी सेम है तो पहले के लिए भी सैचुरेशन करंट वही है, सेकंड के लिए भी सैचुरेशन करंट वही है, थर्ड के लिए भी सैचुरेशन करंट वही है, बट फ्रीक्वेंसी इसका न्यू1 है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल V01 हो गया, फ्रीक्वेंसी न्यू2 हो गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V02 हो गया, न्यू3 हो गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V03 हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है वो पॉइंट को देख लो आप, समझ आ रहा है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जैसे आपने ना एनर्जी यहां पे प्रोवाइड किया, आपने फ्रीक्वेंसी ज्यादा दे दिया, फ्रीक्वेंसी ज्यादा दे दिया तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे ना वो ज्यादा एनर्जी से एमिट होंगे, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचेगा, समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पे पहुंचेंगे। तो अब क्या होता है देखो समझने वाली बात यह है कि जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी यहां पे इसके पास, जितना एनर्जी ये प्रोवाइड करेगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी इनको यहां मिलेगा। तो अब हो सकता है ना कि एनर्जी कम था तो ये ना 2 वोल्ट पोटेंशियल को उसको रोक पाता था, अब मान लो एनर्जी आपने बढ़ा दिया तो हो सकता है 2 वोल्ट पोटेंशियल ना उस काइनेटिक एनर्जी को जीरो न कर पाए, है ना, पूरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी 2 वोल्ट पे भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जा रहा है। तो अभी यहाँ 3 वोल्ट कर दिया इन्होंने, तो अब 3 वोल्ट पे इसको रोक पा रहा है। हमारा फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दिया आपने तो हो सकता है फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दिया तो 1 वोल्ट पे भी नहीं रुकेगा, 2 वोल्ट पे भी नहीं रुकेगा, 3 वोल्ट पे भी नहीं रुकेगा, 4 वोल्ट पे भी नहीं रुकेगा, मान लो 5 वोल्ट पे रुका। क्योंकि जब आप एनर्जी बढ़ाओगे तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा जो इलेक्ट्रॉन यहां से एमिट हो रहे हैं वो यहाँ पे जो जा रहे हैं
वो क्या होंगे, उनकी वैल्यू ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, देखो जीरो पोटेंशियल पे खुद से पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होता है, बढ़ जाता है। तो जो ना 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 वोल्ट जिसपे भी वो ना पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देता था, वो जो है वो नंबर में क्या होता है कि ना मतलब इंक्रीमेंट हो जाता है। जैसे कि मान लो कि पहले क्या था, एग्जांपल के ले लो कि 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे 10 कैंडेला इंटेंसिटी वाला ही ले लो, 10 कैंडेला इंटेंसिटी पे 1000 इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। 1000 इलेक्ट्रॉन में से क्या होगा, 250 इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच रहे हैं, बराबर। अब ना हमने फ्रीक्वेंसी 100 रखी है, तो 100 की वजह से 100 फ्रीक्वेंसी पर 250 यहां पहुंच रहा है। अब अगर उसको आप 200 कर दोगे तो क्या होगा कि अब ना इनकी एनर्जी बढ़ गई, तो अब इंस्टेड ऑफ 250 ना 270 280 इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच रहे हैं। तो अब क्या होता था कि नॉर्मली वो ना 3.5 पे ना 0 इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जाता, मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देता था। लेकिन आप बोल सकता है कि 4 वोल्ट पे जाके पूरे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, वो रिपेल करेगा। तो जितनी ज्यादा एनर्जी होगा, इंसिडेंट एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। अब उस काइनेटिक एनर्जी को कंप्लीटली जीरो करने के लिए या उनको कंप्लीटली रिपेल करने के लिए ये पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। समझ में आई बात। तो अब ना जो हमारा स्टेटमेंट है ना, जैसा स्टेटमेंट मैंने यहां पे लिखा था, तो क्या होगा, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी डिफरेंट बट सैचुरेशन करंट विल रिमेन सेम। सो आप ये बताओगे एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बी डिफरेंट, स्टॉपिंग पोटेंशियल will be different but saturation current will remain same, but saturation current will remain same. क्लियर। अब मेन पॉइंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है, करेक्ट। एक फॉर्मूला हमने देखा ना कि अगर आप पोटेंशियल को ना आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा वर्क, और वो वैल्यू किसके इक्वल है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। समझ में आ रहा है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि चलो अब हमारे पास कौन सा है, ये V0 है, ये स्टॉप किसको कर रहा है, ये स्टॉप कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो ये बोल रहे हैं ना, ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर इनको एक साथ में और इलेक्ट्रॉन आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ये होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सॉरी मैं ना ये बहुत कंजस्टेड प्लेस में लिख दे रहा हूं, बट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी मतलब ना V0 जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसको मैं 400 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा वो मुझे पता चलेगा, बराबर। तो ये एनर्जी क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, उस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को इन्होंने क्या किया, स्टॉप किया ना। मतलब इलेक्ट्रॉन वाज इन अ मोशन, है ना, जो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी था उस एनर्जी को ही स्टॉप किया उन्होंने। मतलब जो इलेक्ट्रॉन का मोशन को जीरो कर दिया, जीरो किया है मतलब इतना एनर्जी देकर उसको जीरो किया है। तो ये किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के इक्वल होगा। तो अब यही बोल रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, तो अच्छा ये जो है ना यहां पे बहुत कंजस्टेड हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूं इन चीजों को रब कर देता हूं, तो थोड़ा सा अब इनकी जरूरत नहीं है। सो अभी ये क्या कह रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी करके हमको टर्म मिला, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलता है हमको, स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो ये इन्होंने बताया कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू V0 है, जब उसको आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करोगे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू मिल जाएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। अब बोले ना मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो उस सिस्टम में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, दैट इज व्हाट हाफ mv मैक्स स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, कि मतलब जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी जब वो जीरो होगा तभी आपको क्या मिलेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का एडिशन आपको टोटल एनर्जी देगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा वैसे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब ये पूरा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हमको क्या मिलता है, तो वी गेट काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अच्छा इसको काइनेटिक, अच्छा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लिखा मैंने यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला होगा EV0, या उसको और आगे एक्सटेंड करना तो क्या हो जाएगा, हाफ mv मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, EV0 हो गया। ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब हम आगे करेंगे कॉन्सेप्ट को तो उस टाइम पे हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करने के साथ में आपका कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो जाता है। ठीक है, कि अब तक जो हमने समझा वो क्या चीजें हैं। तो इसमें से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल वाले, मतलब पोटेंशियल आप वेरी कर रहे हो डिफरेंट इंटेंसिटी पे या डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे।
ठीक है, जो दूसरा पैरामीटर है उसको क्या करके कांस्टेंट करके। तो अभी इन्होंने क्या बताया कि हमारे पास ना दो कंडीशन है। सो एक मेटल के ऊपर इन्होंने इंटेंसिटी I1 एंड I2 को इंसिडेंट कराया है, जिसमें से इंटेंसिटी I1 की वैल्यू ग्रेटर I2 के कंपेयर में, I1 इज ग्रेटर देन I2। अब इन्होंने क्या बताया, प्लॉट क्या करना, प्लॉट फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल का ग्राफ। तो बहुत सिंपल सा टास्क है, देख लेते हैं। सो ये एक्सेस में फोटो करंट आ गया, ये एक्सेस में क्या आ गया, पोटेंशियल आ गया। तो दो अलग अलग इंटेंसिटी है ना, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फोटो करंट। तो देखो ये दो है तो मतलब दो इंटेंसिटी मतलब दो करंट मिलेगा। अच्छा इंटेंसिटी डिफरेंट है मतलब यहां पे क्या लेना हमको, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट लेना है, समझ रहा है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। ये क्वेश्चन में वैसे मेंशन किया रहेगा, नहीं मेंशन किया तो भी आप उस हिसाब से समझ लेना। तो अब यहां पे फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो इंटेंसिटी डिफरेंट है, सैचुरेशन करंट क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा, बराबर। लेकिन इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, जिसका सैचुरेशन करंट ज्यादा होगा। तो सैचुरेशन करंट इसका ज्यादा है तो ये जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा वहां पे लिख दो और दूसरे को यहां लिख दो, बराबर। अब स्टॉलिंग पोटेंशियल क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो स्टॉलिंग पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये होगा V नॉट। अब अगर मान लो आपको यही ग्राफ प्लॉट करना है लेकिन इन्होंने दिया ν1 इज ग्रेटर देन ν2, तो अब अगेन वेरी सिंपल, आपने वही ले लिया, ये क्या है, फोटो करंट है, फिर आपने क्या अप्लाई किया, यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया। आपने क्या करना, दो पॉइंट्स ले लिया आपने ऐसे, बहुत ज्यादा वेरिएशन तो नहीं है सैचुरेशन करंट में, क्यों, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो इंटेंसिटी क्या होगा, यहाँ पे इंटेंसिटी विल बी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये सैचुरेशन करंट दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये V01 होगा, एक होगा V02 होगा। वैसे ये ना नेगेटिव में आते हैं, ये वैल्यूज नेगेटिव में आएंगे। अगर आपको यहाँ पे भी ग्राफ में प्लॉट करना तो आप नेगेटिव लिख सकते हो, दैट्स अप टू यू। अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, अगर आपको मेंशन करना तो यहाँ मेंशन कर दो नेगेटिव, एक कॉमन टर्म में लिख दो नेगेटिव, यहाँ पे ऐसे नेगेटिव शो कर दो तो समझ में आ जाएगा कि ये जितने पोटेंशियल ये किसमें होंगे, नेगेटिव में अप्लाई होंगे। सो आई होप जो भी चीजें अब तक मैंने आपको समझाई वो समझ में आया होगा। तो यहां तक ना जो हमने किया है ये सारी ना बेसिक चीजें थी। अब इसके ऊपर ही हमको क्या करना है, चैप्टर को डील करना है। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल के टाइम पे ना जो हमने कॉन्सेप्ट लर्न किया है, ये कॉन्सेप्ट होगा, कुछ नई चीजें होंगी। शायद आपको ना ऐसा लगेगा कि जो हमने थ्योरी डिस्कस किया उससे लिंक नहीं है ज्यादा, लेकिन क्या है, काफी हद तक चीजें यही है जो हमने अब तक डिस्कस किया है। आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।